हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैराथन 9 है ये, ठीक है। ये आपकी ना जो 2000 वाली सीरीज चल नहीं रही है टीजीटी की जो 2000 वाली सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 8 पार्ट्स कवर कर लिए हैं इसके। और एवरी पार्ट्स में हम क्या करते हैं ना 100 प्लस फैक्ट को देखते हैं, ठीक है। ओके तो 8 पार्ट्स हो चुके हैं, यानी कि 8 मैराथन हो चुके हैं और 8 मैराथन में हम 100 प्लस फैक्ट्स को कवर करते हैं, ठीक है। तो ये 2000 सीरीज जो चल रही है ये मिसलेनियस सीरीज है आपकी, ठीक है, टीजीटी की। और अभी हम फैक्ट देखेंगे, बाद में इसी की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मस्ट है। ओके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट टाइम जो चैनल को वॉच कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। और एलटी की जो क्लास है वो आपकी ड्रामा सेक्शन कंप्लीट है, आज ही मैं करा दूंगी। बस एक रह गया है ड्रामा सेक्शन में, सिर्फ एक ही आपका रह गया है, एक राइटर रह गए हैं, उसके बाद आपका ड्रामा सेक्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है। 44 क्लासेस हो चुकी हैं एलटी की, ये थ्योरी क्लासेस है। अगर जो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर चेकआउट करेंगे, अपने चैनल पे जाएंगे आप, हिना इंग्लिश क्लासेस सर्च करेंगे, चैनल पे जाएंगे, चैनल पे वहाँ पे आपको मिल जाएगा कोर्सेज है ना, कोर्सेज के बगल में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे, वहाँ पे पूरी एलटी की पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, थ्योरी क्लासेस एलटी की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये 800 हो गए थे, यानी कि 810 फैक्ट हो गए थे, आज हम 811 से देखेंगे। इन किंग लियर व्हाट नेम डज एडगर assume when he disguise himself as a mad beggar। तो ये बहुत ही इजी है, ये जो फैक्ट है आज की क्लास का फर्स्ट फैक्ट है कि किंग लियर में जो एडगर है ना, जब वो एक पागल भिखारी का वेश बदलता है तो अपना नाम क्या रखता है। तो एडगर कौन है ये सभी को पता है, किंग लियर प्ले में एडगर कौन है। एडगर अपने सौतेले भाई से बचने के लिए, सौतेला भाई इसका कौन रहता है एडगर का, एडमंड, ठीक है। ग्लॉसेस्टर के 2 बेटे होते हैं, एक इलेजिटिमेट होता है, एक लेजिटिमेट। तो ये लेजिटिमेट सन होता है ग्लॉसेस्टर का, ठीक है। और एडमंड जो होता है वो इलेजिटिमेट सन होता है, ठीक है। तो ये जो एडगर है ना, ये अपने भाई सौतेले अपने स्टेप ब्रदर से बचने के लिए पागल होने का नाटक करता है और खुद को ना एक गरीब टॉम या टॉम ओ बेडलम, ठीक है, एक पुअर टॉम, ये ध्यान रखना है, खुद को एक पुअर टॉम या फिर टॉम ओ बेडलम कहता है। बेडलम मीन्स क्या होता है, बेडलम, जो बेडलम है, बेडलम उस समय लंदन के एक फेमस पागल खाने का नाम था, इसलिए इस नाम का मतलब है बेडलम से आया हुआ पागल, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, टॉम ओ बेडलम। नेक्स्ट फैक्ट पे आएंगे। इन सिम्बलिन हु इज़ द विलेनस क्वींस ऑफ हिश एंड एरोगेंट सन। तो हम बात करेंगे सिम्बलिन में वो जो दुष्ट रानी है, दुष्ट रानी का जो मूर्ख और घमंडी बेटा कौन है। तो सिम्बलिन में अगर देखेंगे, बात करेंगे ना, क्लॉटेन जो रहती है सिम्बलिन में, क्लॉटेन रानी का बेटा, ठीक है, और राजा सिम्बलिन का सौतेला बेटा होता है। तो इसकी माँ का नाम क्लॉटेन रहता है, नहीं क्लॉटेन ये सन का नाम रहता है, सॉरी सन का नाम रहता है। और वो जो विलेनस क्वीन होती है, ठीक है, यानी कि घमंडी जो रानी होती है, दुष्ट जो रानी होती है, उसका ये बेटा रहता है क्लॉटेन। और क्लॉटेन ना सिम्बलिन का, याद रखना है, सिम्बलिन का स्टेप सन होता है, ठीक है, सौतेला बेटा होता है। और ये बहुत ही मूर्ख और बहुत घमंडी, बहुत बदतमीज़ है। और ये वह मानता है कि वह राजकुमारी, और ये ना किससे शादी करना चाहता है, इमोजन से। इमोजन कौन रहती है, तो सिम्बलिन की ये खुद की डॉटर रहती है, ठीक है। ये इमोजन से शादी करना चाहता है, दोनों स्टेप भाई बहन है, बट शादी इसी से करना चाहता है। और इमोजन किससे शादी करना चाहती है, पास्थोमस से कर ही लेती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जबकि इमोजन इससे क्या करती है, हेट करती है। थोड़ा थोड़ा बताते चल रही हूँ ताकि आपको एक रिकॉल करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फैंटास्टिकल स्पाइनार्ड इन लव स्लेबर लॉस्ट। तो लव स्लेबर लॉस्ट में उस फैंटास्टिकल स्पैनियार्ड का क्या नाम है, ठीक है। लव स्लेबर लॉस्ट में एक कैरेक्टर है जो बहुत ही फैंटास्टिकल स्पैनियार्ड है, तो नाम क्या है। देखिए ध्यान रखना, ये जो कैरेक्टर है ना, डॉन एड्रियानो डी अरमेडो, इसके बारे में अगर हम जानेंगे ना, ये जो कैरेक्टर है ये एक स्पेनिश यानी कि स्पेन का आदमी है, जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर और अजीब ढंग से बात करता है।
प्ले में ये हमेशा बड़े बड़े और मुश्किल वर्ड्स का यूज़ करता है, खुद को बहुत बड़ा योद्धा और लवर समझता है, प्रेमी, जबकि असल में ये एक रेडिकुलस कैरेक्टर है। समझ में आया? नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन विंटर्स टेल हु इज़ द लॉयल लेडी इन वेटिंग हु रिवील द सर्वाइवल ऑफ हरमियोनी। सारे प्लेज के हैं। आज के जो फैक्ट हैं आपके ना, ये विलियम शेक्सपियर के सारे प्लेज के हैं एंड आपके 4 राइटर के होंगे, ठीक है। तो विंटर्स टेल में अगला जो क्वेश्चन है कि विंटर्स टेल में वो जो फेथफुल महिला कौन है जो क्वीन हरमियोनी को जीवित होने का राज खोलती है लास्ट में। तो विंटर्स टेल मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। इसमें जो हरमियोनी रहती है, कौन से वो कैरेक्टर है जो लास्ट में कहती है कि जो रानी हरमियोनी है वो जिंदा है, तो उस कैरेक्टर का नाम रहता है पॉलिना। पॉलिना जो रहती है ना, ये रानी हरमियोनी की सबसे वफादार दोस्त होती है, या यूँ बोलो लेडी इन वेटिंग होती है, यानी कि सेविका होती है। जब राजा लियोनोटस, तो ये इसमें इसी में है किंग लियोनोटस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लियोनटस यही है जो अपनी पत्नी पे बहुत ज़्यादा शक करता है, हरमियोनी पे, है ना। तो ये जो लियोनोटस है ना, ये गुस्से में अपनी पत्नी हरमियोनी पर शक करता है और पॉलिना ही इसे सच दिखाने की हिम्मत करती है। सालों बाद इसी प्ले में ना 16 ईयर का लीप होता है। क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाए तो याद रखना अपने दिमाग में कि 16 ईयर का लीप शेक्सपियर के किस प्ले में होता है, तो विंटर्स टेल में होता है, यानी कि लीप आता है एक 16 साल बाद ये राज खुलता है कि हरमियोनी मरी नहीं है बल्कि छिपी हुई है। मैंने पढ़ाया भी है, यूट्यूब पे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच प्ले आ कोलैबोरेशन विद जॉन फ्लेचर टेल्स ऑफ 2 थेबन नोबलमैन कंपीटिंग फॉर अ प्रिंसेस लव। तो अगर बात करेंगे हम यहाँ पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका कि कौन सा प्ले है जो जॉन फ्लेचर के साथ, है ना, जो जॉन फ्लेचर के साथ मिलकर लिखा गया था और 2 थीबन रईसों की कहानी है, ठीक है। इसमें ना, इस प्ले में ना 2 थीबन रईसों की कहानी है जो एक राजकुमारी के प्यार के लिए क्या करती हैं, ये लोग क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो वो कौन सा प्ले है? द 2 नोबल्स मीन्स, आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्ले जॉन फ्लेचर के क्लैब में लिखा गया है, ठीक है। और इसमें 2 थीबन नोबलमैन की कहानी है जो एक राजकुमारी के प्यार के लिए ये लोग क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये शेक्सपियर का सबसे आखिरी प्ले माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, जो उन्होंने जॉन फ्लेचर के साथ लिखा गया था। हालांकि आखिरी प्ले जो शेक्सपियर ने खुद लिखा हो वो तो टेम्पेस्ट को माना जाता है, स्वान सॉन्ग, बट यहाँ पे कहा जाता है कि ये प्ले ना उन्होंने जॉन फ्लेचर के साथ लिखा था, तो आखिरी माना जाता है, ठीक है। और इस प्ले में ना 2 दोस्त होते हैं और चचेरे भाई होते हैं, मतलब दोस्त भी रहते हैं और चचेरे भाई भी रहते हैं, कजिन रहते हैं। एक का नाम आर्साइड रहता है, एक का नाम पैलमन। इन्हीं की कहानी रहती है। जो ये दोनों दोस्त ना एक ही राजकुमारी इमीलिया, इसमें इमीलिया नाम की कैरेक्टर है, ठीक है, इसी में है। इमीलिया नाम की कैरेक्टर आपके ओथेलो में भी है। ओथेलो में कौन रहती है? वाइफ ऑफ इयागो। और इमीलिया नाम की कैरेक्टर आपके 2 नोबल किंग्स मैन में रहती है, ये एक प्रिंसेस रहती है, ठीक है। तो ये दोनों दोस्त ना एक ही राजकुमारी से प्यार करते हैं, यानी कि इमीलिया से प्यार करने लगते हैं और आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं, ठीक है। मतलब 2 दोस्तों के बीच में एक लड़की आती है तो आप समझ सकते हो कैसी दुश्मनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट फैक्ट पे। नेक्स्ट जो फैक्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एक्सिक्यूशनर इन मेजर फॉर मेजर हु लेमेंट्स दैट हिज मिस्ट्री इज डाइंग आउट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेजर फॉर मेजर में उस एक्सिक्यूशनर का क्या नाम था। एक्सिक्यूशनर मतलब जल्लाद, जो फांसी वगैरह देते हैं ना, उन्हें ही कहा जा रहा है। और मेजर फॉर मेजर में वो क्लॉडियो को फांसी देने वाला है ना, ये जल्लाद। एक्सिक्यूशनर का क्या नाम है जो इस बात का दुखड़ा रोता है कि उसका मिस्ट्री ख़त्म हो रहा है। मिस्ट्री मीन्स यहाँ पे धंधा, उसका जो धंधा है वो ख़त्म हो रहा है, तो उसका नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, एबॉर्शन नाम है, नाम भी बड़ा अच्छा है, एबॉर्शन। ये एक ना एग्जीक्यूशनर रहता है, मतलब जल्लाद रहता है जिसे मौत की सज़ा देने का काम मिला है। और ये अपने काम को ना एक मिस्ट्री मानता है, मतलब मिस्ट्री एक कला मानता है, एक रहस्य मानता है, और शिकायत करता है कि आजकल लोग इस काम को ठीक से सीखना नहीं चाहते और उसका जो धंधा है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये सब नाम जो कैरेक्टर है ना, सब याद रखना, ये थीबन उबन जरा ये सब याद रखना है आपने, कि कोई नहीं जानता कि क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछ ले, कोई नहीं जानता। अब ये सारे शेक्सपियर के प्लेज ही हैं, तो हमें तो हर तरफ से तैयार होना है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमें ऊपर ऊपर पढ़ना है, उनके प्लेज के सारे प्लेज को पढ़ लेना है, सारे प्लेज को,
सारे प्लेस के कैरेक्टर को जान लेना है, इतना टाइम हो गया है तो कोई नहीं जानता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो आप रोज़ पढ़ रहे हो बहुत इजी लास्ट ईयर जो लास्ट एग्ज़ाम में पूछा था वो भी आ सकता है। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए हर तरफ से तैयारी अपनी कंप्लीट करके रखिए। इन किंग जॉन हु इज़ द एलोक्वेंट एंड नोबल बास्टर्ड सन ऑफ रिचर्ड फर्स्ट। तो रिचर्ड फर्स्ट में क्या होता है, अच्छा ये जो क्लास है ना हिस्ट्री प्ले में पढ़ा रही हूँ ना, तो हिस्ट्री प्ले में हमने हेनरी वाला जो तीनों हेनरी था ना, यानी कि हेनरी पार्ट 1, हेनरी पार्ट 2, हेनरी पार्ट 3, ये तीनों कंप्लीट कर दिया है मैंने यूट्यूब पे ही, यानी कि इसकी थ्योरी करा दी है। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ना रिचर्ड थर्ड को, क्योंकि उसके बाद रिचर्ड थर्ड की इतिहास आता है इनका, तो रिचर्ड थर्ड को हम पढ़ने वाले हैं और आज ही मैं इसकी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा है कि विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं वो सारे मैं यूट्यूब पे करा दूँ उनकी थ्योरी। तो हमने तीनों हेनरी कवर कर लिया है, उसके बाद रिचर्ड थर्ड को मैं कराने वाली हूँ। ठीक है, तो किंग जॉन में हु इज़ द एलोक्वेंट एंड नोबल बास्टर्ड सन ऑफ रिचर्ड फर्स्ट। तो किंग जॉन में जो रिचर्ड फर्स्ट का वो इलोक्वेंट और बास्टर्ड बेटा कौन है, रिचर्ड फर्स्ट का किंग जॉन में। तो नाम याद रखना उनका ना, फिलिप फॉकनब्रिज, उनका नाम क्या है, फिलिप फॉकनब्रिज। ये ना राजा रिचर्ड का नाजायज बेटा है। ठीक है, राजा रिचर्ड शेरदिल का नाजायज बेटा है, इसलिए द बास्टर्ड इसे कहा गया है ना, कहा जाता है। ये प्ले का सबसे ईमानदार, देशभक्त और एकदम ब्रेव कैरेक्टर है और बहुत बिटी है और सच बोलने से डरता नहीं है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिनिकल ग्रीक इन ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा। तो ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा में उस सिनिकल ग्रीक का नाम क्या है, उस निंदक ग्रीक का नाम क्या है, तो याद रखना है थेरसाइट्स। थेरसाइट्स कौन रहता है, ये एक कॉमन ग्रीक सैनिक होता है जो हर किसी से नफरत करता है और ये बहुत ही कड़वा, बहुत ही सिनिकल टाइप का है। मतलब ये हमेशा हर चीज़ में बुराई ढूंढता है और सभी राजाओं और योद्धाओं का मजाक उड़ाता है और उन्हें गालियां भी देता है, इस टाइप का कैरेक्टर है। इन पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे व्हाट इज़ द नेम ऑफ पेरिकल्स वाइफ बिलीव्ड डेड। तो याद रखना है पेरिक्लीज में ना पेरिक्लीज प्रिंस ऑफ टायरे, ये पूरी फुल टाइटल है, कंप्लीट टाइटल है। पेरिक्लीज प्रिंस ऑफ टायरे में पेरिक्लीज की वाइफ का क्या नाम रहता है, जिसे मरा हुआ मान लिया जाता है, तो थायसा, ये नाम याद रखना है। थायसा कौन रहती है, तो थायसा ना ये राजा साइमन डाइस की बेटी होती है। जब आप पेरिक्लीज पढ़े होंगे ना तो वहाँ पे आपने देखा होगा ये किंग साइमन डाइस की बेटी होती है, जिससे पेरिक्लीज इसी से शादी करता है और एक समुद्री तूफान के दौरान बच्चे को जन्म देते समय ये मर जाती है। ठीक है, इसकी सांसें बंद हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि ये मर जाती है। ठीक है, और इसे क्या करता है पेरिक्लीज क्या करता है, इसे एक ताबूत में डालकर समुद्र में बहा देता है, लेकिन ये बच जाती है और एक देवी की पुजारिन बन जाती है। लास्ट में मिलती है, अपने पति से ये मिल लेती है। शेक्सपियर के कुछ ऐसे प्लेस में मिरेकल्स भी दिखाए गए हैं। ठीक है, शुरुआत में मर गए हैं लेकिन लास्ट में मिल भी जाते हैं। ऐसा दिखाया गया कि मर गए हैं, डेड हो गया है, लेकिन लास्ट में वो जिंदा भी हो जाते हैं। तो कुछ इस टाइप के भी शेक्सपियर के प्लेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु इज़ द लॉयल स्टीवर्ड इन टीमन ऑफ एथेंस हु रिमेन्स फेथफुल। तो ये नाम याद रखना है, टीमन ऑफ एथेंस में उस लॉयल स्टीवर्ड का क्या नाम है। स्टीवर्ड अब यहाँ पे देख लोगे ना, स्टीवर्ड जो सर्वेंट वगैरह होते हैं, तो उस स्टीवर्ड का क्या नाम है जो लास्ट तक फेथफुल बना रहता है, तो उसका नाम है ना फ्लेवियस जो होता है ना, टीमोन जो होता है ना, टीमोन ये एक अमीर आदमी है। ठीक है, जो अपने सारे पैसे दोस्तों पर लुटा देता है। आप पढ़े होंगे, तो जो अपने सारे पैसे दोस्तों पर लुटा देता है, लेकिन जब ये गरीब हो जाता है ना तो इसके सारे दोस्त इसे छोड़ देते हैं। सिर्फ एक ही रहता है, यही लॉयल फ्लेवियस रहता है, जो इसका मेन सर्वेंट होता है, इसके प्रति बहुत वफादार रहता है, लास्ट तक उसका साथ देता है, किसका, टीमोन का। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर व्हाट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर व्हाट एलियास डज फोर्ड यूज टू डिसीव फाल्स्टाफ। तो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में फोर्ड जो है वो फाल्स्टाफ को धोखा देने के लिए किस नकली नाम का यूज़ करता है। ठीक है, तो देखिए मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में क्या होता है, ये जो फोर्ड है ना, फोर्ड को शक होता है कि इसकी पत्नी का सर जॉन फाल्स्टाफ के साथ चक्कर चल रहा है। तो सच्चाई का पता लगाने के लिए ये अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है। तो इसमें भी डिस्गाइज हुआ है, इस प्ले में भी अपने आप को भेष बदल लेता है और नाम क्या रखता है, मास्टर ब्रूक बनकर फाल्स्टाफ के सामने आता है।
ठीक है, उसके पास जाता है और वो फाल्स्टाफ को पैसे देता है ताकि वह फोर्ड की पत्नी को फंसाए। ठीक है, मास्टर ब्रूक बनकर फाल्स्टाफ के पास जाता है और यही क्या मास्टर ब्रूक यानी कि फोर्ड ही मास्टर ब्रूक बनता है और ये फाल्स्टाफ को पैसे देता है ताकि वह फोर्ड की पत्नी को फंसाए। तो यहाँ पे मास्टर ब्रूक हो जाएगा। हु इज़ द, ये भी पूछे मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी हुआ है। ठीक है, फोर्ड बनता है, फाल्स्टाफ भी बनता है, ये भी अपने आप को डिस्गाइज करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हु इज़ द एम्बिशियस ड्यूक ऑफ यॉर्क इन हेनरी 6 प्लेज। तो हेनरी 6 प्लेज में यॉर्क का एम्बिशियस ड्यूक कौन है? तो ये मैंने पढ़ाया है हेनरी 6। तो देखिए इसमें ना रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क यानी कि वॉर ऑफ रोजेस में एक मुख्य हस्ती है। ये बहुत ही एम्बिशियस है और मानता है कि किंग हेनरी 6 की जगह उसे इंग्लैंड का राजा होना चाहिए। यही झगड़ा सिविल वॉर का कारण बन जाता है। समझ में आया? तो रिचर्ड प्लेंटाजेनेट ये रहते हैं, इनको लगता है, तभी इसी में हुआ है, हेनरी 6 में ही वॉर ऑफ रोजेस हुआ था। मतलब इनको लगता है कि मैं एक अच्छा राजा बन जाऊंगा, हेनरी 6 की जगह मुझे इंग्लैंड का राजा होना चाहिए। और यही मतलब ये भी गद्दी चाहता है, हेनरी 6 भी गद्दी चाहता है, बस इसी बात में झगड़ा हो जाती है। इन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल हु इज़ द रिडलिंग ओल्ड लॉर्ड एट द फ्रेंच कोर्ट। तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में जो फ्रेंच दरबारी है वो अपने रिडलिंग जैसा बूढ़ा लॉर्ड कौन है, मतलब वो पहेली करता है। तो वो ओल्ड लॉर्ड कौन है? तो याद रखना लॉफ्यू। कौन है वो? लॉफ्यू। लॉफ्यू जो होता है ना, लॉफ्यू राजा का एक ओल्ड विटी और मजाकिया कोर्टियर है। ये अक्सर ये जब भी बात करता है ना पहेलियों जैसी बातें करता है, लेकिन इसकी बातें ना बहुत गहरी और सच्ची होती है। ठीक है, ये प्ले की जो हीरोइन है हेलेना, प्ले की जो हीरोइन है हेलेना का सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में हीरोइन वही है ना हेलेना। अच्छा, हेलेना आपने नाम अब कहाँ कहाँ सुना होगा। ये इस प्ले की हीरोइन है यानी कि मेन प्रोटैगनिस्ट है। और हेलेना आपने एक जगह और सुना होगा, ये नाम की कैरेक्टर एक जगह और है। कहाँ पे? मिडसमर नाइट ड्रीम में है इस नाम के कैरेक्टर। ये कौन रहती है मिडसमर नाइट ड्रीम में? जो किससे प्यार करती है? डेमेट्रियस से प्यार करती है। ठीक है, मिडसमर नाइट ड्रीम में है, डेमेट्रियस से जो प्यार करती है। तो 2 हेलेना है, ये नाम याद रखना। मैंने बताया एक ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में जो खुद प्रोटैगनिस्ट है, हीरोइन है, एक हेलेना आपके मिडसमर नाइट ड्रीम में है। इस तरह जब भी कोई कैरेक्टर आए ना तो आपको इतना याद होना चाहिए कि इस नाम का कैरेक्टर शेक्सपियर के और किस प्ले में है, क्योंकि मैंने पूरा कैरेक्टर पढ़ाया है, इसी आपके यूट्यूब पे ही पढ़ाया है पूरे कैरेक्टर को। और ऐसे मिलते जुलते कैरेक्टर, मतलब नाम मिलते जुलते कैरेक्टर हमने सब पढ़ा है। तो 2 कैरेक्टर मेरे सामने ही आ गए हैं, मैंने आपको दोनों बताया है। तो जब भी एक कैरेक्टर आप देखोगे कि हाँ ये कैरेक्टर मैंने फिला प्ले में पढ़ा था, शेक्सपियर के ही प्ले था, तो आप पूरा वहाँ पे रिकॉल करेंगे। इस तरह जब रिकॉल करोगे ना सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन वॉट ईयर वॉज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का प्ले का ये ना फर्स्ट कलेक्शन था जो उनकी डेथ के 7 साल बाद 1616 में इनकी डेथ होती है और आफ्टर 7 ईयर्स 1623 में ये पब्लिश होता है। ठीक है, इनका फर्स्ट फोलियो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये नहीं छपता, यही पोलिफोलियो नहीं छपता, तो मैकबेथ, द टेम्पेस्ट जैसे उनके 18 प्लेज हमेशा के लिए खो जाते। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट फोलियो। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन रिचर्ड सेकेंड विच 2 नोबल मैन आर बैनिश्ड बाय द किंग इन ओपनिंग सीन। तो रिचर्ड सेकेंड में क्या होता है? रिचर्ड सेकेंड में राजा द्वारा पहले ही ओपनिंग सीन में 2 नोबल मैन को देश निकाला दिया जाता है। तो वो दोनों नोबल मैन कौन है? जब रिचर्ड सेकेंड आप जब से पढ़ेंगे ना, रिचर्ड सेकेंड, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं इसको, हम रिचर्ड थर्ड पढ़ेंगे देन रिचर्ड सेकेंड पढ़ेंगे। तो रिचर्ड सेकेंड जब स्टार्ट होता है ना तो उसमें राजा क्या करते हैं, 2 नोबल मैन को बैनिश करते हैं ओपनिंग सीन में ही। तो वो 2 नोबल मैन कौन है? प्ले की शुरुआत इन दोनों के बीच झगड़े से होती है और वे एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, देशद्रोह का आरोप लगाते हैं। तो रिचर्ड सेकेंड जो है ना, उनकी लड़ाई ट्रायल बाय कॉम्बैट को रोक देते हैं और दोनों को देश निकाला देते हैं। तो यही नाम याद रखना आपने, थॉमस मॉब्रे और हेनरी बोलिंगब्रोक। ठीक है, हेनरी बोलिंगब्रोक बाद में वापस आकर रिचर्ड सेकेंड से गद्दी छीन लेता है और राजा हेनरी 4th यही बनता है, हेनरी बोलिंगब्रोक। समझ में आया? पहले तो निकाल दिया जाता, लेकिन बाद में ये हेनरी बोलिंगब्रोक वापस आता है
और रिचर्ड सेकेंड से क्या करता है, गद्दी इसकी छीन लेता है और यही हेनरी बोलिंगब्रोक यही किंग हेनरी फोर्थ बन जाता है। समझ में आया ना, किंग हेनरी फोर्थ। ऐसे ही चलता है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो फैक्ट है, टाइटल ऑफ द लॉन्ग नैरेटिव पोएम वेयर वीनस ट्राइज टू सेड्यूस अ ब्यूटीफुल बॉय। तो देखिए उस नैरेटिव पोएम का टाइटल क्या है जिसमें वीनस एक सुंदर लड़के को रिझाने की कोशिश करती है। तो ऑब्वियसली वो वीनस एंड एडोनिस है। ये शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। ठीक है, 1593 में आया था। इसके साथ एक और आया था, द रेप ऑफ लुक्रीज आया था। ठीक है, इसमें जो प्यार की देवी है वीनस, ठीक है, ये प्यार की देवी है वीनस, एक बहुत ही सुंदर नौजवान शिकारी एडोनिस के प्यार में पड़ जाती है और इसे ही रिझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एडोनिस को सिर्फ शिकार में इंटरेस्ट होता है। इन कोरियोलिनस हुई इज़ द प्रोटैगनिस्ट एम्बिशियस मदर। तो कोरियोलिनस में प्रोटैगनिस्ट की एम्बिशियस माँ कौन होती है, तो वुलुमनिया। कौन होती है, वुलुमनिया। ये कोरियोलिनस कौन रहता है, ये रोम का एक महान योद्धा होता है जो बहुत घमंडी होता है, और इसकी जो माँ रहती है उसका नाम रहता है वुलुमनिया, जो बहुत ही एम्बिशियस होती है, और उसी ने अपने बेटे को ऐसा बनाया है, यानी कि कोरियोलिनस को ऐसा बनाया। वो अपने बेटे को युद्ध और सम्मान के लिए उकसाती है, भले ही उसका अंजाम बुरा हो। इन ओथेलो व्हाट इज़ द यागो ऑफिशियल मिलिट्री रैंक। तो ओथेलो में यागो का वो ऑफिशियल मिलिट्री रैंक क्या है, एंशियंट। एंशियंट, ठीक है, ध्यान रखना है, या फिर एनसाइन, ये ध्यान रखना है। यागो जो है ना, ये ओथेलो की सेना में एक जूनियर ऑफिसर होता है, और इसका जो पद होता है ना, इसका पोस्ट एंशियंट रहता है, जिसे आज की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, एनसाइन बोलते हैं, या फिर सेकेंड लेफ्टिनेंट बोलते हैं। या आप इसे आप ना एंशियंट कह सकते हो, आज की लैंग्वेज में इसे एनसाइन कह सकते हो, या फिर सेकेंड लेफ्टिनेंट कहा जाता है। तो वह इस बात से नाराज है कि ओथेलो ने उसे लेफ्टिनेंट नहीं बनाया और कैशियो को प्रमोट कर दिया। ठीक है, हु इज़ द हेड ऑफ द विचेस इन मैकबेथ। तो मैकबेथ में विचेस की मुखिया कौन है, हेड ऑफ द, तो हिकेट है, ये ध्यान रखना है। 3 विचेस है और 3 विचेस की ये मुखिया है हिकेट। लेकिन अगर 4th विच पूछा जाए कि 3 विचेस तो छोड़ के 4th विच कौन है, तो लेडी मैकबेथ को कहा गया है 4th विच। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जो हिकेट है ना, ये जादू टोने और चुड़ैलों की ग्रीक की देवी है। मैकबेथ में 3 विचेस की मुखिया के रूप में इसे दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। इन टाइटस एंडोनिकस हु इज़ द मॉलवेलेंट मूर। तो यहाँ पे देखना है टाइटस एंडोनिकस में वो शैतान मूर कौन है। देखिए मूर एक जगह आपको देखो, ओथेलो को भी मूर कहा गया है। मूर मतलब बहुत ही काला, तो ओथेलो को भी मूर कहा गया है। और एक मूर आपको कहाँ मिलेगा, टाइटस एंडोनिकस में। जो गोद की रानी रहती है ना, टमोरा, ये उसी का प्रेमी है एरोन। ठीक है, इसका इसके साथ नाजायज संबंध चलता है और ये इसका प्रेमी रहता है। क्या नाम रहता है इसका, एरोन। एरोन, ठीक है, ये इस प्ले का ना समझ लो कि मेन विलन है, और ये गोथ रानी टमोरा का प्रेमी है। बहुत शैतान है, क्रूर है, और रिवेंज लेने के लिए भयानक अपराधी का योजना यही बनाता है। नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स फॉर हैमलेट प्लॉट। तो हैमलेट की जो प्लॉट है ना, उसका प्राइमरी सोर्स क्या है। देखिए शेक्सपियर का जो हैमलेट की कहानी है वो पूरी तरह से खुद नहीं सोची थी उन्होंने, शेक्सपियर ने नहीं सोची थी। हैमलेट की जो कहानी है ना, वो पूरी तरह से उन्होंने खुद नहीं सोची थी। ये कहानी उन्होंने गेस्टा डेनोरम, ठीक है, ध्यान रखना, गेस्टा डेनोरम, जिसका लैटिन में मतलब है डेंस के कर्म या डेनमार्क के लोगों का इतिहास। तो गेस्टा डेनोरम नाम की एक पुरानी डेनिश हिस्ट्री की बुक से ली गई थी। ठीक है, जो किसका था, सैक्सो ग्रामेटिकस का था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें क्या था, इस बुक में एमलेथ नाम का, इस बुक में एमलेथ नाम का एक राजकुमार, ये एक प्रिंस रहता है। ठीक है, एमलेथ नाम के राजकुमार की कहानी है, जो अपने अंकल से बदला लेने के लिए पागल होने का नाटक करता है इस बुक में, गेस्टा डेनोरम में। ठीक है, शेक्सपियर ने इसी ओरिजिनल कहानी को अपने प्ले का आधार बनाया। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। इन एज यू लाइक इट हु इज़ ऑरलैंडो एनवियस ब्रदर। तो एज यू लाइक इट में ऑरलैंडो का वो ईर्ष्यालु भाई का नाम क्या है, जो बहुत ही एनवियस होता है। देखिए ओलिवर जो है ना, ओलिवर, उसका ओलिवर डी बॉयज़ नाम रहता है। ओलिवर जो रहता है ना, ये ऑरलैंडो का बड़ा भाई रहता है। ऑरलैंडो का ये एल्डर ब्रदर होता है, और अपने डेथ के मतलब अपने फादर के डेथ के बाद ओलिवर अपने छोटे भाई ऑरलैंडो से जलन करने लग जाता है।
और उसकी ना जो प्रॉपर्टी है और अधिकार को छीन लेता है। मतलब फादर की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली बड़े भाई को मिलता है, मतलब बड़ा भाई उसके बाद फादर की जगह पर आता है। लेकिन ओलिवर अपने भाई से प्यार करने के बजाय क्या इससे नफरत करता है और जो प्रॉपर्टी इसके भी जो हक है वो पूरा छीन लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये ऑरलैंडो को मारने की भी कोशिश करता है ये भाई, जिसके कारण ऑरलैंडो को घर छोड़कर आर्डन के जंगल में भागना पड़ता है। ओके, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ 12th नाइट? 12th नाइट का सब टाइटल क्या है? तो और व्हाट यू विल, इसका मतलब क्या हुआ व्हाट यू विल? इस प्ले का ना पूरा टाइटल यही है, 12th नाइट और व्हाट यू विल। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 12th नाइट आप जो चाहें, यानी कि इस उप टाइटल का मतलब, यानी कि इस सब टाइटल का मतलब ये है कि हल्के फुल्के मजाकिया या म्यूजिकल मिजाज को दिखाता है जहाँ कुछ भी हो सकता है। इन टेम्पेस्ट हु इज़ द किंग ऑफ नेपल्स? तो अलोंसो। नेक्स्ट पे आएंगे, हु स्पीक द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट? तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एज यू लाइक इट में एपिलॉग कौन बोलता है। ठीक है, एपिलॉग मतलब क्या होता है? एपिलॉग यानी कि हिंदी में बोलेंगे उपसंहार। प्ले के बिल्कुल लास्ट में बोला जाने वाला एक स्पीच होता है जो सीधे ऑडियंस को एड्रेस किया जाता है। ठीक है, एज यू लाइक इट में ये जो एपिलॉग है ना, ये प्ले की जो हीरोइन है ना रोजालिंड बोलती है। ये उस समय के लिए एक अनोखी बात थी, एक यूनिक बात थी, क्योंकि शेक्सपियर के ज़माने में एपिलॉग आमतौर पर कौन बोलता था? जो मतलब पुरुष प्रधान होते थे, जो मेल कैरेक्टर होते थे वो बोलते थे। लेकिन इसमें रोजालिंड ने बोला, यानी कि एक लड़की कैरेक्टर ने बोला। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज़ द, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, कहीं लड़की होती ही नहीं थी। पहली बात, शेक्सपियर का जो कैरेक्टर है, जितने भी कैरेक्टर, उसमें कहीं लड़की नहीं है, लड़का ही लड़की का कैरेक्टर निभाया है। ठीक है, हु इज़ द, नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज़ द प्रिंसिपल मैनेजिंग क्लर्क एंड सोम्स लॉ फर्म? गोल्सवर्दी के बारे में जान लेंगे, यहाँ से गोल्सवर्दी का स्टार्ट हो गया है। तो सोम्स का जो लॉ फर्म है ना, लॉ फर्म में जो प्रिंसिपल मैनेजिंग क्लर्क कौन है ये बताना है। तो उनका नाम क्या है? थॉमस ग्रैडमैन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, इन सिल्वर बॉक्स। अगर इसके बारे में थोड़ा सा जाने हम कि ये जो कैरेक्टर है, ये गोल्सवर्दी का फेमस कैरेक्टर, फोर साइड सागा का जो नॉवल है ना, उसी सीरीज से है ये कैरेक्टर। ग्रैडमैन जो है ना, ये सोम्स फोर साइड के ऑफिस में एक बहुत ही पुराना, वफादार और ईमानदार क्लर्क है। ठीक है, जो फोर साइड परिवार की कई पीढ़ियों के लिए काम कर चुका है। तो ये एक क्लर्क है, समझ में आया? इन सिल्वर बॉक्स, हु इज़ द पुअर मैन अरेस्टेड फॉर थेफ्ट? तो जिम जोन्स को है ना सिल्वर बॉक्स, ये ध्यान रखना है। सिल्वर बॉक्स जो है ना, वो गरीब आदमी कौन है जिसे चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है? तो जिम जोन्स को। नेक्स्ट पे आएंगे, विच वॉज गोल्सवर्दी फर्स्ट नॉवल एज जॉन सिन जॉन? तो गोल्सवर्दी का फर्स्ट नॉवल कौन है जो उनके स्टूडियोनिम के तहत आया था, यानी कि उनके नकली नाम के तहत, जॉन सिन जॉन के तहत आया था? तो याद रखना है, जोसीलिन नाम है। जब गोल्सवर्दी ने जब शुरुआत में लिखना शुरू किया ना, तो वो अपने असली नाम का यूज़ नहीं करते थे, वे जॉन सिन जॉन के नाम अपना पेन नेम लिखते थे, जॉन सिन जॉन के नाम से। तो जोसीलिन उनका पहला पब्लिश्ड नॉवल था जो 1897 में आया था और जॉन सिन जॉन के तहत ही आया था। इन स्ट्राइफ, हु इज़ द वाइफ ऑफ द स्ट्राइक लीडर हु डाइज ऑफ स्टार्वेशन? तो ये भी मैंने पूरे कैरेक्टर को बता दिया है। अब यहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि गोल्सवर्दी के जितने भी कैरेक्टर हैं, अगर आप गोल्सवर्दी पढ़ना चाहते हो ना, तो गोल्सवर्दी का भी मैंने जल्दी कराया है ऑल कैरेक्टर्स उनके प्लेस के। तो समझ लो पूरे प्लेस भी कवर हो गए हैं और सारे कैरेक्टर भी कवर हो गए हैं, आप वहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा। तो इन स्ट्राइफ, हु इज़ द वाइफ ऑफ स्ट्राइक लीडर हु डाइज ऑफ स्टार्वेशन? स्ट्राइफ में अगर देखेंगे तो वो जो स्ट्राइफ में स्ट्राइक लीडर की पत्नी का नाम क्या रहता है? स्ट्राइक लीडर कौन रहता है? वो रॉबर्ट्स है ना, उस डेविड रॉबर्ट्स, ये मजदूरों का नेता होता है, ये रहता है। ठीक है, ये मजदूरों का लीडर होता है। तो इसमें इसी की वाइफ की डेथ हो जाती है स्ट्राइफ में। तो इसकी वाइफ का क्या नाम है वही पूछ रहा है, वाइफ का क्या नाम है? तो ध्यान रखना है, स्ट्राइफ जो है ना एक फैक्ट्री में मालिकों और मजदूरों के बीच में एक हड़ताल पर है पूरा प्ले। डेविड रॉबर्ट ये मजदूरों का जिद्दी नेता है जो झुकने को तैयार नहीं है, और इस हड़ताल के कारण हुई गरीबी और भूखमरी से इसकी पत्नी मेज थॉमस की डेथ हो जाती है। तो इसकी पत्नी का नाम क्या रहता है? मेज थॉमस। इसकी डेथ भी हो जाती है, तभी ये बंदा अड़ा रहता है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट जो फैक्ट है, इन लॉयल्टीज़ हु रॉब्स डी लेविस? तो लॉयल्टीज़ में डी लेविस को कौन लूटता है ना? कैप्टन रोनाल्ड हैंसी। तो ये भी हमने पढ़ा था। प्ले में क्या होता है ना
लॉयल्टीज प्ले ये 1922 में आया था। एंड ये जो प्ले है ना, इस प्ले में ना जो डी लेविस है ये एक अमीर ज्यू कैरेक्टर होता है, यहूदी, जिसके पास चोरी हो जाती है, इसके पैसे चोरी हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि जो चोरी है वो कैप्टन डेंसी ने किया है। और कैप्टन डेंसी एक रिस्पेक्टेड फौजी हैं और ऊंचे तबके के आदमी हैं। तो ये प्ले दिखाता है कि कैसे लोग सच्चाई के बजाय अपने ग्रुप, यानी कि आर्मी है तो क्लब है तो उसके प्रति वफादारी को चुनते हैं, सच्चाई को नहीं चुनते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इंटरल्यूड कनेक्ट द वाइट मंकी एंड सिल्वर स्पून। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फैक्ट है कि वाइट मंकी ये मॉडर्न कॉमेडी में आता है। वाइट मंकी ये नॉवल है और सिल्वर स्पून ये भी नॉवल है, तो इनके बीच में एक इंटरल्यूड आता है। तो इंटरल्यूड कौन सा इंटरल्यूड आता है वो बताना है। साइलेंट वूविंग। देखिए जो साइलेंट वूविंग है, इंटरल्यूड का मतलब क्या होता है? इंटरल्यूड मतलब दो बड़े कामों या नॉवल के बीच एक छोटी सी कहानी। तो गोल्सवर्दी ने अपने दूसरे ट्रायलॉजी अ मॉडर्न कॉमेडी में अ साइलेंट वूविंग एक छोटी कहानी है जो पहले नॉवल द वाइट मंकी और दूसरा नॉवल द सिल्वर स्पून के बीच के समय की घटनाओं को बताती है। व्हाट इज द होरेस पैंडिस ऑब्सेस्ड विद द कंट्री हाउस। द कंट्री हाउस में होरेस पैंडिस नाम का कैरेक्टर है, वो किस चीज़ को लेकर बहुत ऑब्सेस है। तो ये सारे कैरेक्टर तो आपको पता ही होगा, मैंने भी कराया जल्दी ही। तो होरेस पैंडिस जो कैरेक्टर है ये कंट्री हाउस में मिलेगा और ये किस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जुनूनी है। तो याद रखना हिज फैमिली रेपुटेशन, अपने फैमिली की इज्जत को लेके, और डॉग्स और कुत्ते को लेके, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जो है ना होरेस पैंडिस जो है ना, ये एक ना कंट्री स्क्वायर है। कंट्री स्क्वायर मतलब एक पारंपरिक जमींदार है और इसे सबसे ज़्यादा चिंता अपने परिवार की इज्जत है, समाज में अपनी रेपुटेशन की है, और इसे अपने कुत्ते से भी बहुत लगा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आएंगे द स्किन गेम, व्हाट सीक्रेट इज यूज टू ब्लैकमेल हॉर्न ब्लोअर्स फैमिली। तो द स्किन गेम ये ध्यान रखना 1920 में आया था ये। द स्किन गेम में जो हॉर्न ब्लोअर का परिवार है, तो हॉर्न ब्लोअर के परिवार को ब्लैकमेल करने के लिए किस सीक्रेट का यूज़ किया जाता है। हॉर्न ब्लोअर के यानी कि हिलक्रिस्ट जो फैमिली है, जो हिलक्रिस्ट है वो हॉर्न ब्लोअर की फैमिली को क्या करता है, ब्लैकमेल करता है। तो किस सीक्रेट के लिए, मतलब कौन सी वो चीज़ है जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल करता है। ध्यान रखना हिज डॉटर इन लॉज स्कैंडलस पास्ट। तो ये ध्यान रखना है इसमें कि ये जो प्ले है ना, ये दो फैमिलीज़ के बीच की लड़ाई है। एक फैमिली हिलक्रिस्ट फैमिली है जो पुराने अमीर हैं, ये लोग ओल्ड अमीर हैं, और एक फैमिली है हॉर्न ब्लोअर, ये भी नए अमीर हैं, ठीक है। तो जब हॉर्न ब्लोअर ज़मीन के मामले में हिलक्रिस्ट को धोखा दे देता है, तो हिलक्रिस्ट परिवार जो है वो हॉर्न ब्लोअर की फैमिली, यानी कि हॉर्न ब्लोअर की जो बहू है, बहू का नाम क्लो रहता है, वो एक पुराने, उसका एक सीक्रेट रहता है, इसकी बहू का, हॉर्न ब्लोअर की बहू का एक सीक्रेट रहता है, पास्ट का कोई सीक्रेट रहता है, ठीक है। तो उसका पता लगा लेता है और उसे ब्लैकमेल करने का यूज़ करता है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज़ डेनी चेरल्स ब्रदर इन एंड ऑफ द चैप्टर। ये गोल्सवर्दी की थर्ड ट्रायलॉजी है। थर्ड ट्रायलॉजी गोल्सवर्दी की कौन सी है, एंड ऑफ द चैप्टर। तो एंड ऑफ द चैप्टर जो है वो चेरल फैमिली को दिखाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि डेनी चेरल के भाई का क्या नाम है, तो उसके भाई का नाम रहता है ह्यूबर्ट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये गोल्सवर्दी की लास्ट ट्रायलॉजी है और इसमें ना डिन्नी चेरल की सीरीज, ये इसमें जो हीरोइन है एंड ऑफ द चैप्टर में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है डिन्नी चेरल। यानी कि इसमें ना जैसे कि बाकी में जितने भी उनके नॉवेल्स वगैरह हैं फोर साइड फैमिली को दिखाया गया है, लेकिन इनकी जो लास्ट ट्रायलॉजी है एंड ऑफ द चैप्टर में 3 नॉवेल्स आते हैं ना, वो तीनों में डिन्नी चेरल फैमिली को दिखाया गया है। और डिन्नी चेरल का भाई का नाम ह्यूबर्ट रहता है, मतलब 4 साइड से ही जुड़े रहते हैं इन लोग। What does the painting The White Monkey symbolize? The White Monkey में जो पेंटिंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है? सिनिकल स्पिरिट ऑफ द 1920s, ये ध्यान रखना। वाइट मंकी में, वाइट मंकी जो नॉवल है ना, ये एक मॉडर्न कॉमेडी का ही पार्ट है। वाइट मंकी जो है ना, द वाइट मंकी, ये मॉडर्न कॉमेडी का एक नॉवल है, पार्ट है। इसमें ना एक चीनी पेंटिंग का जिक्र मेंशन किया गया है, गोल्सवर्दी ने किया है, और इस पेंटिंग में एक सफ़ेद बंदर फल खाकर उसका छिलका फेंक रहा है। तो ये जो पेंटिंग है ना, ये 1920 के दशक यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उस पीढ़ी को दिखा रहा है जो पुरानी नैतिकता और आदर्शों को नहीं मानती थी, जीवन के प्रति वो बस सिनिकल दृष्टिकोण रखती थी। तो उनको दिखा रहा है इस पेंटिंग में। समझ में आया कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है? ओ माय गॉड। नेक्स्ट पे आएंगे,
ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो क्या होगा, है ना। हालांकि ये गोल्सवर्दी के प्लेस से ही है, गोल्सवर्दी के प्लेस से है, गोल्सवर्दी के उनसे मॉडर्न कॉमेडी का जो वाइट मंकी नॉवल है उससे ही है। द मॉब हु इज़ द एंटी वॉर पॉलिटिशियन, तो मॉब में जो एंटी वॉर का राजनेता है, पॉलिटिशियन, वो कौन है। तो द मॉब जो है इसमें मेन कैरेक्टर स्टीफन मूर है, ये ध्यान रखना है। मेन कैरेक्टर कौन है, यही प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर स्टीफन मूर है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। इन टू लेट विच गोया पेंटिंग सिम्बोलाइज सोम्स डार्क पास्ट, तो टू लेट भी ध्यान रखना है, टू लेट भी नॉवल है, ये किसका है, फोर्साइट सागा का ही नॉवल है, लास्ट नॉवल है, 1921 में आया था। और इसमें ना गोया की कौन सी पेंटिंग्स सोम्स के डार्क पास्ट का प्रतीक है, यानी कि उसके डार्क पास्ट को दिखाती है। तो ध्यान रखना टू लेट में क्या होता है ना कि ये फोर्साइट सागा का लास्ट नॉवल है, 1921 में आया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोम्स फोर्साइट के पास ना स्पेनिश पेंटर गोया की एक फेमस और ड्रावनी पेंटिंग है जिसमें शैतान और चुड़ैलें दिखाई दी हैं। तो ये पेंटिंग ना सोम्स को उसके पास्ट के काले सच, यानी कि जब उसने अपनी पत्नी आयरीन के साथ ज़बरदस्ती रेप किया था उसकी याद दिलाता है। समझ में आया, तो ये ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल एकेलारे द विचेस सब्बाथ। व्हाट इज़ द डार्क फ्लावर अबाउट, द डार्क फ्लावर ये जो नॉवल है ये किस बारे में है। तो इसका कैरेक्टर याद रखना है, ये जो कैरेक्टर है ना इसमें जो मेन कैरेक्टर है मार्क लेनन नाम है। डार्क फ्लावर जो है ना ये नॉवल ना एक पेंटर रहता है, आर्टिस्ट रहता है, मार्क लेनन की लव स्टोरी है। इसमें ना तीन भागों में बांटा गया है, ये प्ले ना 3 भागों में दिखाया गया है। मार्क लेनन का रोमांटिक ऑब्सेशन एट 3 लाइफ स्टेज, इसमें लाइफ के 3 स्टेज को दिखाया गया है, यानी कि स्प्रिंग सीजन दिखाया गया है, यानी कि इस प्ले को 3 पार्ट्स में दिखाया गया है। एक स्प्रिंग यानी कि वसंत, स्प्रिंग मतलब इनकी जवानी यानी कि यूथ डेज, स्प्रिंग मतलब यूथ डेज को दिखाया गया है। उसके बाद समर सीजन को दिखाया गया है। समर मतलब क्या होता है, मतलब एडल्ट एज को दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटम जो होता है ये इनका ओल्ड एज दिखाया गया है। समझ में आया, ये दिखाया गया है, यानी कि हर स्टेज में वो एक अलग अलग महिला के प्रति एक रोमांटिक जुनून या आकर्षण फील कर रहा है। समझ में आया, हर स्टेज में, मतलब जिस स्टेज में आ रहा है। 3 स्टेज दिखाएगा, स्प्रिंग यूथ, समर एडल्ट, ऑटम ओल्ड एज। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। तो ये चीज़ें ये ध्यान रखना है, डार्क फ्लावर जो है ना वो मार्क लेनन के जीवन के 3 स्टेज में उसके रोमांटिक ऑब्सेशन के बारे में है, जुनून के बारे में। इन फ्लावरिंग वाइल्डरनेस हु कन्वर्ट टू इस्लाम अंडर ड्यूरेस, तो फ्लावरिंग वाइल्डरनेस में कौन दबाव में आकर इस्लाम धर्म अपना लेता है। तो फ्लावरिंग वाइल्डरनेस ना ये एंड ऑफ द चैप्टर जो है ना, गोल्सवर्दी का लास्ट ट्रायलॉजी है, एंड ऑफ द चैप्टर, उसका ये फर्स्ट नॉवल है। तो इसमें जो एक कैरेक्टर है ना विल्फ्रेड डेजर्ट नाम का एक ना यूथ पोएट की कहानी है, और ये मिडिल ईस्ट में यात्रा करते समय इसे कुछ कट्टरपंथी पकड़ लेते हैं और जान बचाने के लिए इस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डालते हैं, और ये डर कर ऐसा कर देता है। जब ये इंग्लैंड लौटता है तो समाज इसे क्या कहता है, समाज इसे एपोस्टेट कहता है, यानी कि धर्म त्यागी है, कायर कहकर इसकी निंदा करते हैं। तो विल्फ्रेड डेजर्ट ये जो कैरेक्टर है याद रखना फ्लावरिंग वाइल्डरनेस में है। व्हाट इज द स्वीडन फोर्साइट लंदन क्लब, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वीडन फोर्साइट के लंदन क्लब का क्या नाम है। स्वीडन फोर्साइट जो है उसके लंदन क्लब का क्या नाम है, तो नाम क्या है, क्नाइजर्स, ठीक है, द क्नाइसर्स। स्वीडन फोर्साइट ये फोर्साइट सागा में ओल्ड पीढ़ी का एक कैरेक्टर है, यानी कि स्वीडन फोर्साइट कौन है ये याद रखना है। ये फोर्साइट सागा में ना पुरानी पीढ़ी जो है ना उसका एक कैरेक्टर है, यानी कि ये सोम्स का अंकल है, ये सोम्स का क्या है, अंकल है, ये ध्यान रखना है। और ये क्नाइजर्स मतलब क्या होता है, कला और अच्छी चीज़ों का पारखी, ठीक है। तो क्नाइजर्स है यानी कि कोनोसर्स जिसे हम बोलते हैं, कोनोसर्स, ठीक है। ये जो स्वीडन फोर्साइट है ये एक कोनोसर्स है जो कला और अच्छी चीज़ों का पारखी है। हु इज़ द लिटिल जर्मन मॉडल इन फ्रैटर्निटी, तो फ्रैटर्निटी में लिटिल जर्मन मॉडल कौन है फ्रैटर्निटी में।
तो फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा। गोल्सवर्दी का ये भी नॉवल है जो लंदन के दो अमीर पढ़े लिखे परिवारों के जीवन की तुलना गरीब वर्ग के जीवन से करते हैं। तो आइवी, ये नाम याद रखना है, आइवी। आइवी एक गरीब जर्मन लड़की है जो एक कलाकार के लिए मॉडल का काम करती है और ये उन अमीर कैरेक्टर के जीवन में आती है जो उनकी फ्रैटर्निटी की खोखली बातों को चुनौती देते हैं। तो ये कैरेक्टर आइवी नाम का जो कैरेक्टर है, ये याद रखना, ये एक लिटिल जर्मन मॉडल है, फ्रैटर्निटी में मिलती है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच प्ले फॉलोज द फ्लाइट ऑफ द कन्विक्ट मैट डिनेंट। अभी तो आपको मजा आ रहा होगा क्योंकि ये फैक्ट है और आपको आंसर साफ साफ दिख जा रहा है, लेकिन अगर इसी का मैं क्वेश्चन कराऊंगी, MCQs कराऊंगी, तो फिर आपको भी ऐसे आंसर कर देना है। इसलिए मैं पहले इसको फैक्ट वाइज करा रही हूँ, देन इसका प्रैक्टिस करेंगे। सब आना चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, आए एग्जाम में या नहीं आए, लेकिन आपको सब पढ़ना है क्योंकि भाई ये गोल्सवर्दी से ही रिलेटेड है, शेक्सपियर से ही रिलेटेड है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, हर हाल में आपको आना ही आना है, ठीक है। 3 साल हो गए हैं, अभी तक ये सारी तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। अब क्या एग्ज़ाम में आएगा क्या नहीं आएगा उस पर मैटर नहीं करता, हमें पढ़ना हर चीज़ है, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है इन्हीं से रिलेटेड, ठीक है। विच प्ले फॉलोज द फ्लाइट ऑफ द कन्विक्ट मैट डिनेंट। तो कौन सा प्ले है जो मैट डिनेंट के भगाने की कहानी पर बेस्ड है। तो याद रखना, ये जो मैट डिनेंट नाम का कैरेक्टर है ये आपके एस्केप में आता है। एस्केप मतलब फरार। गोल्सवर्दी का ये फेमस प्ले है। मैट डिनेंट जो रहता है ना, ये एक फॉर्मर फौजी होता है जो एक पुलिस वाले को बचाने की कोशिश में उसे गलती से मार देता है और जेल पहुंच जाता है और वो जेल से भाग जाता है। ये पूरा प्ले उस एस्केप यानी कि उस फरारी, उस दौरान अलग अलग तरह के लोगों से उसकी मुलाकात के बारे में है, ठीक है। यानी कि जब वो जेल से भाग जाता है तो उसके जब वो जेल से भागता है तो उसकी मदद, जिससे वो मिलता है, कौन उसकी मदद करता है कौन नहीं करता है, यही सारी चीज़ें एक भागे हुए कैदी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं लोग। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द आइलैंड फेरिसीज। आइलैंड फेरिसीज का प्रोटैगनिस्ट, यही प्ले आया था 1904 में। ये जो नॉवल है 1904 में आया था, दी आइलैंड फेरिसीज 1904 में, और गोल्सवर्दी के रियल नेम से आया था यही प्ले। गोल्सवर्दी ने यहाँ पे अपना पेन नेम ड्रॉप कर दिया था, ये गोल्सवर्दी के रियल नेम से ये प्ले आया था, इनका नॉवल आया था 1904 में। कहा जाता है कि शायद ये अपने फादर से डर रहे थे, क्या था कुछ नहीं, लेकिन 1904 में इनके फादर की जब डेथ हो जाती है उसके बाद से ही इन्होंने, उसके बाद से जो प्ले आए ना वो इनके रियल नेम से आए, और यही फर्स्ट प्ले ऐसा था जो इनके रियल नेम से आया था 1904 में। फादर की भी डेथ हुई इसी साल, और 1904 में इन्होंने 1905 में इन्होंने शादी कर ली थी, शायद फादर का ही डर था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है सारी चीज़ें आपने, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे आइलैंड फेरिसीज का जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है, तो रिचर्ड शेल्टन है, ये नाम याद रखना है। ये आइलैंड फेरिसीज का प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है। फेरिसीज मतलब क्या होता है, फेरिसीज का मतलब पाखंडी लोग, फेरिसीज मतलब होता है पाखंडी, ठीक है, पाखंडी लोग। यानी कि ये जो हीरो है ना रिचर्ड शेल्टन, एक यूथ है जो इंग्लैंड के अपर मिडिल क्लास के पाखंड और खोखलेपन को देखकर निराश हो जाता है। आइलैंड यहाँ पर इंग्लैंड को कहा गया है, आइलैंड यहाँ पर इंग्लैंड को कहा गया है, इंग्लैंड को कहा गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 1904 में आया था ये प्ले, गोल्सवर्दी के रियल नेम से आया था बच्चा। इन चांसरी हु इज़ विनफ्रेड फोर्साइड रेकलेस हस्बैंड। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इन चांसरी, ये भी नॉवल है, ये इसमें विनफ्रेड फोर्साइड का लापरवाह पति कौन है। इसमें विनफ्रेड फोर्साइड करके कैरेक्टर है इन चांसरी में। ये फोर्साइड सागा जो है नहीं 1922 में आया था फोर्साइड सागा, उसी का ही एक नॉवल है इन चांसरी, ये 1920 में आया था, ठीक है। और इसमें उसके पति का नाम क्या है, बहुत ही रेकलेस रहता है, तो उसका नाम रहता है मॉन्टेगू डार्टी, ये नाम याद रखना, मॉन्टेगू डार्टी, ठीक है। विनफ्रेड जो रहता है ना, विनफ्रेड जो रहती है यहाँ पे, विनफ्रेड ये सोम्स फोर्साइड की सिस्टर रहती है, किसकी, सोम्स की सिस्टर रहती है विनफ्रेड, और इसकी शादी किससे होती है, मॉन्टेगू डार्टी से होती है, ठीक है, जो बहुत ही रेकलेस है, जुआरी भी है, अय्यास टाइप का आदमी है ये मॉन्टेगू डार्टी, और ये अपनी पत्नी को धोखा भी देता है और उसके सारे पैसे बर्बाद कर देता है, जिससे विनफ्रेड इसे तलाक देने की कोशिश करती है। नेक्स्ट पे आएंगे, एंड ऑफ द चैप्टर फोकसेस ऑन विच फैमिली। मैंने भी कहा कि गोल्सवर्दी का जो लास्ट ट्रायलॉजी है ना, एंड ऑफ द चैप्टर, वो किस परिवार को फोकस करता है। वहाँ पे आपको फोर्साइड परिवार नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको चिरल फैमिली के बारे में देखने को मिलेगा, ठीक है। किसके बारे में, चिरल फैमिली। एंड ऑफ द चैप्टर गोल्सवर्दी की तीसरी और आखिरी ट्रायलॉजी है, जहाँ फोर्साइड सागा जैसे पैसे और प्रॉपर्टी वाले फोर्साइड परिवार पर सेंटर्ड थी, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रायलॉजी चिरल परिवार पर सेंटर्ड हो जाती है।
जो जमींदार वर्ग से हैं, ये जो चेरल फैमिली है, जिनके पास पैसे से ज़्यादा ये लोग ना किस पे इंपॉर्टेंस देते हैं, ड्यूटी और सर्विस को, चेरल फैमिली। लेकिन फोर्साइट जो परिवार था वो किस पे ज़्यादातर, किसको इंपॉर्टेंस देते थे, प्रॉपर्टी को। इवन वो अपनी वाइफ को भी प्रॉपर्टी देखते थे, जो फोर्साइट परिवार के लोग हैं। लेकिन चेरल फैमिली जो है ये किस पे है, ये जमींदार वर्ग से ही है, लेकिन इन्होंने पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ड्यूटी और सेवा को दिया है, सर्विस। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक है, सिल्वर स्पून में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द सिल्वर स्पून में व्हाट फिलोसफी डिफाइन फ्लेयर्स सैलून। देखिए, सिल्वर स्पून में वो कौन सा फिलोसफी है जो फ्लेयर के सैलून को डिफाइन करता है, तो याद रखना है फॉगटिज्म। फॉगटिज्म, देखिए सिल्वर स्पून, ये ध्यान रखना, ये मॉडर्न कॉमेडी का नॉवल है, जो गोल्सवर्दी की सेकंड ट्रायलॉजी है। ठीक है, मॉडर्न कॉमेडी ये दूसरा ट्रायलॉजी है। इसमें ना सोम्स की बेटी फ्लेयर, इसकी कहानी चलती है, और सोम्स की बेटी जो फ्लेयर रहती है ना, फ्लेयर नाम रहता है सोम्स की, फ्लेयर पढ़ सकते हो आप। ये एक सैलून चलाती है, मतलब जहाँ अमीर और फेमस लोग मिलते हैं। ये फॉगटिज्म नाम का एक काल्पनिक फिलॉसफी अपनाती है, यानी कि फॉगटिज्म नाम का एक फिक्शन दर्शन को अपनाती है। और ये जो फिलॉसफी है ये प्रोफेसर फॉगार्टी का है, जिसका मानना था कि इंग्लैंड की भलाई के लिए देश के बच्चों को ब्रिटिश कोलोनाइज में भेज देना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। विच नॉवल क्रिटिक्स इन इंग्लिश लैंडेड जेंट्री थ्रू द पेंडिसी फैमिली। तो कौन सा नॉवल है जो पेंडिस परिवार के थ्रू लैंडेड जेंट्री की आलोचना करता है। लैंडेड जेंट्री मतलब जो अंग्रेजी जमींदार लोग हैं, जो इंग्लिश वाले थे, इंग्लिश जमींदार लोग थे, उनकी आलोचना करता है। कौन सा प्ले, गोल्सवर्दी का। तो कंट्री हाउस, कंट्री हाउस मतलब देहात की हवेली, ये एक नॉवल है। इसमें ना पेंडिस परिवार की कहानी कहता है। ठीक है, ये परिवार ना लैंडेड जेंट्री का सिंबल है, यानी कि पुराने जमींदार जो वर्ग के लोग थे उनका सिंबल है, जो अपनी परंपराओं, रेपुटेशन और ज़मीन से चिपके हुए थे। ठीक है, तो गोल्सवर्दी इस नॉवल के जरिए इस वर्ग के खोखलेपन और समय के साथ ना चल पाने की आलोचना करते हैं लोग, मतलब गोल्सवर्दी करते हैं। इन सॉन सॉन्ग व्हाट इज़ द फ्लेयर होम फॉर स्लम चिल्ड्रेन कॉल्ड। तो सॉन सॉन्ग में जो फ्लेयर है, यानी कि सोम्स फोर्साइट की बेटी फ्लेयर, अपने गरीब जो बस्तियाँ यानी कि स्लम के बच्चों के लिए बनाए गए घर का क्या नाम है, तो लिपिन हॉल। क्या नाम है, लिपिन हॉल, ये नाम याद रखना है। ओके, सॉन सॉन्ग मतलब लास्ट सॉन्ग है ना। ये मॉडर्न कॉमेडी की जो सॉन सॉन्ग है, ये मॉडर्न कॉमेडी का लास्ट नॉवल है। इसमें फ्लेयर जो है ना, वो अपने पति माइकल के पॉलिटिकल काम में मदद करने के लिए गरीब स्लम यानी कि जो पुअर स्लम के बच्चों को ना ताज़ी हवा में रखने के लिए एक रेस्ट होम यानी कि एक आराम घर खोलती है, रेस्ट होम खोलती है, जिसका नाम वो लिपिन घोल रखती है। समझ में आया। नेक्स्ट पे आएंगे, विच फोर्साइट इज़ नोन फॉर सेइंग आई डोंट नो। तो कौन सा फोर्साइट कैरेक्टर जो ये कहता है, जो ये कहने के लिए जाना जाता है कि आई डोंट नो। अब बहुत सारी मूवीज़ देखे होंगे, मूवीज़ में एक कैरेक्टर जो शुरुआत में कोई ऐसा डायलॉग होगा जो वो पूरा लास्ट तक बोलता रहता है ना। मूवीज़ में एक ही डायलॉग होगा तो लास्ट तक वो बोलता रहेगा। तो इसमें भी कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो वो जो कैरेक्टर है ना उसी डायलॉग के लिए जाने लगता है। तो इसमें कौन सा कैरेक्टर है जो इस डायलॉग के लिए जाना जाता है, तो जेम्स फोर्साइट है, ये नाम याद रखना है। जेम्स फोर्साइट ये जो है ना, ये जो मेन कैरेक्टर है ना, सोम्स का पिता है। ठीक है, सोम्स के फादर हैं जेम्स फोर्साइट। और ये ना ओल्ड पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमेशा परेशान रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, हमेशा डिलेमा में रहते हैं। और ये कैच फ्रेज हैं, यानी कि कैच फ्रेज मतलब मुझे नहीं पता, यही चीज़ बोलते रहते हैं। इनका कैच फ्रेज यही है कि आई डोंट नो, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, या ये बोलेंगे किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, या यूँ बोलेंगे मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो। इनका कैच फ्रेज है। ठीक है, इन जस्टिस विच सीनियर क्लर्क प्लीड्स फॉर फाल्डर। तो जस्टिस में कौन सा वो सीनियर क्लर्क फाल्डर के लिए अपनी प्लीड्स करता है, विनती करता है, तो रॉबर्ट कुक्सन। हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ पैंडेमोनियम इन पैराडाइज लॉस्ट, तो मुल्सीबर। अब यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, टाइटल ऑफ मिल्टन ट्रिनिटीज ऑपोजिंग इकॉन बैशिलाइक। अब इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुल्सीबर ही बनाता है ना, वो अब मुल्सीबर आर्किटेक्ट रहता है, वही पैंडेमोनियम बनाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जहाँ पे ज़्यादा टफ रहेगा वहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मिल्टन के उस ट्रीटीज का क्या टाइटल है जो आइकन बैसिलिक के अगेंस्ट में लिखा गया है,
तो उस ट्रेटिस का नाम है आइकन क्लासिस्टिस। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब राजा चार्ल्स फर्स्ट को ना सजा दी गई थी, मृत्युदंड दिया गया था, तो उसके तुरंत बाद आइकन बेसिलिके आइकन बेसिलिके मतलब राजा की छवि यानी कि किंग्स की इमेज नाम की एक किताब आई, यानी कि आइकन बेसिलाइक नाम की एक किताब आई जिसमें राजा को एक शहीद के रूप में दिखाया गया। तो मिल्टन जो राजा के खिलाफ थे, उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने क्या लिखा, आइकन क्लासिस्टिस लिखा। आइकन क्लासिस्टिस मतलब उस छवि का भंजक यानी कि मूर्ति तोड़ने वाला लिखी, जिसमें मिल्टन ने राजा की छवि को तोड़ा और उसे शहीद मानने से इनकार किया। समझ में आया? नेक्स्ट ये आइकन बेसिलाइक के मतलब आइकन बेसिलिके, इसी के रिस्पॉन्स में ये मिल्टन ने लिखा था, अपोजिंग था ये। ठीक है। लिसिडस विच रिवर गॉड फेल्स टू प्रोटेक्ट एडवर्ड किंग। तो लिसिडस में वो कौन सा रिवर गॉड है जो एडवर्ड किंग की रक्षा करने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है? तो कैमस, ये ध्यान रखना है, कैमस। लिसिडस सभी को पता है, एक पेस्टरल एलजी है मिल्टन की, जो अपने दोस्त उन्होंने एडवर्ड किंग की याद में लिखा था और जिनकी डेथ हो जाती है आयरिश सी में डूब के। तो पोयम में मिल्टन ने कई कैरेक्टर को शोक मनाने के लिए बुलाते हैं। मिल्टन ना पोयम में कई कैरेक्टर का उन्होंने मेंशन किया है और जो सारे क्या कर रहे हैं, लेमेंट कर रहे हैं, तो बुलाते हैं। तो कैमस नाम का भी एक कैरेक्टर होता है, कैमश। कैमस जो है ना, ये कैम्ब्रिज की नदी कैम का देवता है। ठीक है, कैम्ब्रिज की नदी है, कैम्ब्रिज की रिवर है कैम। ठीक है, कैम का देवता है, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यानी कि जहाँ मिल्टन पढ़ते थे, जहाँ मिल्टन और किंग एडवर्ड पढ़ते थे, उनका सिंबल है। तो कैमस दुखी होकर आते हैं और कहते हैं कि वो अपने बेटे यानी कि एडवर्ड किंग को डूबने से नहीं बचा पाए। ये कैम एक रिवर का नाम है जो कैम्ब्रिज के पास है। तो उन्होंने यहाँ पे कैम को ना एज ए कैरेक्टर बना दिया है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कैम एडवर्ड किंग यही कहते हैं, मतलब इन्होंने कहा कि जो कैमस नाम का जो रिवर है वो कहता है कि मैंने अपने बेटे एडवर्ड किंग को डूबने से नहीं बचा पाया। नेक्स्ट पे आएंगे मिल्टन डिवोर्स ट्रैक ऑन 4 बाइबल पैसेजेस। तो मिल्टन ने तलाक पर लिखा वो डिवोर्स ट्रैक जो बाइबल के 4 पैसेजेस पर बेस्ड है। ठीक है, मिल्टन ने 4 ट्रैक लिखा था ना, किस पे, डिवोर्स पर। तो ऐसा कौन सा ट्रैक है जो बाइबल के 4 पैसेजेस मतलब 4 पैसेजेस पर बेस्ड है? तो टेट्राकॉर्डन, ये ध्यान रखना। मिल्टन ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की परेशानियों के कारण तलाक के पक्ष में कई ट्रैक लिखे हैं। तो टेट्राकॉर्डन भी उसी में से एक है, टेट्राकॉर्डन उन्हीं में से है। टेट्रा मतलब क्या होता है यहाँ पे, टेट्रा का मतलब 4। ठीक है, 4। और कॉर्ड मतलब क्या होता है, CHORD। कॉर्ड मीन्स क्या होता है, कॉर्ड मतलब होता है तार मतलब जैसे जो वीणा उड़ा, जैसे वीणा का तार होता है, मतलब तार होता है वीणा। तो मिल्टन ने ये नाम इसलिए चुना, टेट्राकॉर्डन क्यों चुना, ये नाम इसलिए चुना क्योंकि वो तलाक के पक्ष में तर्क देने के लिए बाइबल की 4 खास जगहों का एनालिसिस करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसी पर ये बेस्ड है ट्रैक, बाइबल के 4 पैसेजेस पर। इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज ट्रिक्ड बाय सैटर्न डिस्गाइज एज अ चेरब, तो यूरियल। नेक्स्ट पे आएंगे व्हाट हब प्रोटेक्ट द ब्रदर्स इन कॉमर्स। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कॉमर्स में वो कौन सा हब है, हब मतलब जड़ी बूटी जो भाइयों की रक्षा करती है, भाइयों की। तो ध्यान रखना, कॉमर्स एक मास्क है ना, इसमें जो दुष्ट जादूगर है वो कॉमर्स है। लड़की द लेडी को अपने जादू में फंसा लेता है, लड़की के 2 भाई उसे बचाने जाते हैं। तब एक अटेंडेंट स्पिरिट जिनका नाम हेमोनी, ठीक है, हेमोनी रहता है, नाम की एक जादुई हब देता है यानी कि जड़ी बूटी देता है जो उन्हें कौमाए के बुरे जादू से बचाता है। इन पैराडाइज रीगेन विच सिटी रिप्रेजेंट विजडम। तो पैराडाइज रीगेन में कौन सा सिटी विजडम को रिप्रेजेंट करता है? तो एथेंस। ये ध्यान रखना, पैराडाइज रीगेन मतलब स्वर्ग की दोबारा प्राप्ति, यही तो हुआ। तो जीसस की परीक्षा की कहानी है इसमें, जीसस क्राइस्ट की। अपने आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा में शैटन जो है ना, वो जीसस को ना दुनिया के सारे साम्राज्य दिखाता है, जिसमें एथेंस भी शामिल होता है। तो एथेंस उस समय का ना फिलॉसफी यानी कि मानवीय ज्ञान, दर्शन और कला का सिंबल था। तो शैटन यह ज्ञान ईशा को देता है यानी कि जीसस क्राइस्ट को देता है, लेकिन जीसस क्राइस्ट उसे डिवाइन विजडम के सामने छोटा बताकर ठुकरा देते हैं।
विच सोनेट बिगिंस अवेंज ओ लॉर्ड द स्लॉटर्ड सेंट्स। तो कौन सा सोनेट है जो इन लाइनों से शुरू होता है? तो ये मिल्टन का बहुत ही फेमस और गुस्से से भरा सोनेट है। ये 1655 में पिडमोंट यानी कि इटली में एक मैसेकर के खिलाफ लिखा गया था। एक नरसंहार था, उसके खिलाफ लिखा गया था, जहाँ पे कैथोलिक सैनिकों ने वॉल्डेसियन नाम का एक प्रोटेस्टेंट ग्रुप के लोगों की क्रूरता से मर्डर कर दिए थे, हत्या कर दी गई थी। तो मिल्टन इसी सोनेट में ईश्वर से उन निर्दोष संतों की मौत का बदला लेने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो सोनेट ये ध्यान रखना, ऑन द लेट मैसेकर इन पिडमोंट। ठीक है, ओके सोनेट। नेक्स्ट पे आएंगे, ये 10 है और ये 8 है, तो 18 हो गया ना, सोनेट 18। थोड़ा सा गड़बड़ है मेरा ये, तो ध्यान रखना है। एट विच कैम्ब्रिज कॉलेज डिड मिल्टन स्टडी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, मिल्टन ने कैम्ब्रिज के किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो क्राइस्ट कॉलेज। ओके, ये अपने ध्यान रखना, मिल्टन ने यहीं पे बीए और एमए की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट कॉलेज में पूरी की थी। नेक्स्ट पे आएंगे, विच डेमन इन पैराडाइज लॉस्ट पर्सोनिफाई ग्रीड एंड गोल्ड। तो मैमन इजी है ये। तो पैराडाइज लॉस्ट में कौन सा वो डेमन है जो लालच और सोने के सिंबल है, यानी कि ग्रीड एंड गोल्ड का? तो मैमन ही है। मिल्टन का लैटिन एलजी फॉर चार्ल्स ड्यूडटी एपिटैफियम डेमोनीज। तो ये ध्यान रखना है, मिल्टन का जो एक लैटिन एलजी है, ये भी एक पैस्टरल एलजी होती है, लैटिन एलजी होती है, लैटिन में लिखी रहती है। चार्ल्स ड्यूडटी के लिए उन्होंने लिखा है, ये भी इनके दोस्त ही रहते हैं। तो एपिटैफियम डेमोनीज नाम रहता है इसका। ठीक है, चार्ल्स ड्यूडटी मिल्टन के बहुत करीबी बचपन के दोस्त रहते हैं ये भी। ये जब मिल्टन इटली की यात्रा पर थे ना, तब इंग्लैंड में ड्यूडटी की डेथ हो गई थी। तो मिल्टन ने उनकी याद में एक खूबसूरत शोक एलजी लिखा था, मतलब एलजी लिखा था, डेमोनीज। तो मिल्टन द्वारा अपने दोस्त को दिया गया ये जो निक नेम था। ठीक है, ये पोएम लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट फॉर्म डज सैटर्न टेक। ये डेमोनीज इन्होंने इन्हें कहा है, नाम उन्होंने दिया था। व्हाट फॉर्म डज सैटर्न टेक टू विस्पर टू व्यू अ टोड। ठीक है, यानी कि जब ईव के कान में फुसफुसाने के लिए सैटर्न ने कौन सा रूप लिया था? तो टोड का रूप लिया था, एक मेंढक का रूप लिया था, है ना। नेक्स्ट पे आएंगे, फेस्टिवल गॉड इन सैमसन एगोनिस्ट। तो सैमसन एगोनिस्ट में किस फेस्टिवल गॉड का जिक्र है? डेगॉन। ठीक है, सैमसन एगोनिस्ट मिल्टन का एक ट्रेजिक प्ले है जो बाइबिल के कैरेक्टर सैमसन की कहानी पर बेस्ड है। सैमसन को फिलिस्तीन ने, जो फिलिस्तीनियों है ना, फिलिस्तीन्स, उन्होंने अंधा कर क्या करना बना लिया है, कैदी बना लिया है। तो डेगॉन जो है ना, डेगॉन ये फिलिस्तीनियों का मुख्य देवता है, यानी कि ये आधा इंसान है और आधा मछली है। तो प्ले के लास्ट में क्या होता है, फिलिस्तीन अपने देवता डेगॉन के सम्मान में एक बड़े मंदिर में जश्न मना रहे होते हैं, जहाँ सैमसन को मजाक उड़ाने के लिए लाते हैं, और वही मंदिर का सब तोड़ फोड़ देता है सैमसन। तो ये ध्यान रखना है। हु एक्सपल्स एडम एंड ईव फ्रॉम एडन। तो माइकल। ठीक है, व्हाट वाज मिल्टन्स निक नेम एट यूनिवर्सिटी? तो द लेडी ऑफ क्राइस्ट। विच एंजल एस्कॉर्ट सैटर्न फ्रॉम एडन। तो यहाँ पे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कितनी बार आ गया है, लेकिन फिर बता दे रही हूँ कौन सा एंजल है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा एंजल जो सैटर्न को ईडन से बाहर निकालते हैं। तो इथुरियल और जेफोन। तो ये दोनों नाम याद रखना, यही सैटर्न को बाहर निकालते हैं गार्डन ऑफ ईडन से। ठीक है, बुक 4 में। ठीक है, कब निकालते हैं ये थोड़ा सा बता भी दे रही हूँ कि बुक 4 में जब गैब्रियल को पता चलता है कि सैटर्न ईडन के बगीचे में घुस आया, तो वो 2 फरिश्ते बुलाता है, मतलब 2 एंजल को बुलाता है। एक का नाम इथुरियल रहता है, एक का नाम जिफोन रहता है। उसे ढूंढने भेजते हैं और वो सैटर्न को उस समय ढूंढ लेते हैं जब वो टोड बना रहता है और ईव के कान में फुसफुसा रहा होता है। तो इथुरियल एक भाले से सैटर्न को छूता है, जिससे सैटर्न तुरंत अपने असली रूप में आ जाता है और फिर से वो पकड़कर गैब्रियल के पास ले जाते हैं। ठीक है, टाइटल ऑफ मिल्टन शॉर्ट मास्क फॉर द काउंटेस डॉगर ऑफ डर्बी। तो मिल्टन के उस छोटे मास्क का टाइटल क्या है जो काउंटेस डाउजर ऑफ डर्बी के लिए लिखा गया है? किसके लिए? काउंटेस डाउजर ऑफ डर्बी के लिए लिखा गया। तो आर्केड्स भी इनका क्या है, एक मास्क ही है। ठीक है, आर्केड्स ये बहुत छोटा है और ये बहुत छोटा है। ठीक है, इनकम्प्लीट मास्क है। ये डर्बी का जो काउंटेस है ना, उसके रिस्पेक्ट में, उसके सम्मान में उनके परिवार द्वारा ये एक समारोह किया गया था। ठीक है, इन इल पिंसरसो विच बर्ड सॉन्ग इज हर्ड। तो इल पिंसरसो में किस बर्ड के गीत सुनाई देता है? इल पिंसरसो मतलब थॉटफुल,
थॉटफुल पर्सन। तो मिल्टन की ये जो पोएम है ना, ये उदासी, शांति, गहरी सोच की सुंदरता को दिखाती है। और इस माहौल को बनाने के लिए मिल्टन क्या करते हैं, नाइटिंगेल के गीत को इन्वोक करते हैं, जिससे सबसे मधुर और सबसे उदास यानी कि मोस्ट मेलनकली बर्ड मानते हैं, जो रात के सन्नाटे में गाते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट सेकेंड विच डेमन अर्थ डेसिट नॉट वॉर। तो पैराडाइज लॉस्ट यानी कि बुक सेकेंड में पैराडाइज लॉस्ट के बुक सेकेंड में कौन सा डेमन है जो वॉर के बजाय डेसिट को इन्वोक करता है, नहीं अर्ज करता है कि हमें वॉर नहीं करना है, बल्कि हमें अब धोखा देना है। तो ये रहता है बेलियल। विच सोनेट रिफ्लेक्ट ऑन मिल्टन 23rd बर्थडे। तो कौन सा सोनेट है जो मिल्टन के 23वें जन्मदिन पर उनके थॉट को दिखाता है। तो सोनेट 7 हाउ सून हैड टाइम। ये सोनेट 7 है जिसका नाम है हाउ सून हैड टाइम। ये जो सोनेट है ये मिल्टन तब उन्होंने लिखा था जब मिल्टन अब 23 साल के हो गए थे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, वो अपने परेशानी को बताते हैं कि टाइम, इसमें इन्होंने टाइम के बारे में, हाउ सून हैड टाइम के बारे में बताया है। थोड़ा सा चिंतित हैं, इसमें टेंशन में है कि जो टाइम है वो कितनी तेज़ी से उनके जीवन को चुरा लिया है। 23 साल के हो गए हैं, अब सच में 23 साल के हो गए हैं। तो टाइम जो है ना उनकी जवानी को चुरा लिया है, लेकिन वे अब तक कोई महान काम जैसे कोई बड़ी कविता नहीं कर पाए। तो इसमें इन्होंने खुद को एक लेस मेच्योर का मतलब खुद को ना ऐसा फील करते हैं कि ये बहुत लेस मेच्योर है, लेकिन लास्ट में वो खुद को गॉड की इच्छा पर छोड़ देते हैं। तो ये पढ़नी चाहिए, पोएम काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। तो नेक्स्ट जो है इकॉन, ठीक है, आइकॉन बेसिलिके वॉज एट्रीब्यूटेड टू विच किंग। तो अभी हमने पढ़ा आइकॉन बेसिलिके का जो श्रेय है वो किस किंग को दिया गया है, तो चार्ल्स फर्स्ट को दिया गया है। ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट को, यानी कि इसमें इन्होंने राजा की छवि को, ये जो बुक है ना ये 1649 में राजा चार्ल्स फर्स्ट के जब फांसी की सज़ा मतलब में उनको पब्लिकली बिहेडेड किया गया था, उसके ठीक बाद ये प्रिंट हुई थी, यानी कि पब्लिश हुई थी। और ये इस बुक में राजा की अपनी डायरी और विचार थे, मतलब अपने थॉट्स थे, जिसमें उन्हें एक मार्टियर के रूप में पोर्ट्रे किया गया है, यानी कि एक शहीद के रूप में बताया गया है। लेकिन अब मिल्टन को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी कि चार्ल्स फर्स्ट को शहीद के रूप में दिखाया गया, तो इन्होंने इसी के रिस्पॉन्स में आइकोनोक्लास्टिस लिख दिया कि ऐसा कुछ नहीं थे, ये शहीद वैद नहीं थे। ठीक है, उसमें उन्होंने ये बताया व्हाट ब्रिज डू सिन एंड डेथ बिल्ड टू, इसी के रिस्पॉन्स में उन्होंने वो लिखा था व्हाट ब्रिज डू सिन एंड डेथ बिल्ड टू अर्थ। तो सिन और डेथ अर्थ तक कौन सा पुल बनाते हैं, कॉजी नाम का पुल बनाते हैं, ध्यान रखना है, कॉजवे। नेक्स्ट पे आएंगे लिसिडस विच फ्लावर सिम्बलाइज फ्रेल ब्यूटी। तो लिसिडस में कौन सा फूल है जो फ्रेल ब्यूटी का सिंबल है। ठीक है, फ्रेल ब्यूटी मतलब वो ट्रांजिएंट, यानी कि जो मोमेंटम बहुत कम, ट्रांजिएंट, क्षणभंगुर जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो वो है रिथ प्रिमरोज, द रिथ प्रिमरोज। लिसिडस में मिल्टन ने अपने लिसिडस की कब्र पर चढ़ाने के लिए बहुत सारे फूलों को बुलाते हैं। इनमें इन्होंने एक फूल को भी बुलाया है जिसका नाम है रिथ प्रिमरोज भी है। रिथ मतलब क्या होता है, एक पुराना इंग्लिश शब्द है रिथ। ये जो रिथ है ना इसका मतलब होता है, एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है जल्दी या अर्ली, जिसका मतलब होता है जल्दी या अर्ली, यानी कि जल्दी यानी कि अर्ली। तो प्रिमरोज एक ऐसा फूल है ना जो स्प्रिंग में बहुत जल्दी खिलता है और जल्दी ही क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। स्प्रिंग सीजन जब आता है तो उस समय ये खिलता है और जितनी जल्दी ये खिलता है उतनी जल्दी ये मुरझा जाता है। तो ये एडवर्ड किंग यानी कि लिसिडस की जवानी में अनटाइमली डेथ को सिंबल कर रहा है कि जिस तरह ये प्रिमरोज जितनी जल्दी आया उतनी जल्दी चला जाता है, उसी तरह एडवर्ड किंग भी है जो कितने आए थे और कितनी जल्दी वो चले गए। हु वाज मिल्टन फर्स्ट वाइफ, तो मैरी पोवल है ना, मैरी पोवल से इन्होंने 1642 में शादी कर दी थी। उस समय मिल्टन 34 ईयर्स के थे और जो मैरी थी वो 17 ईयर्स ओल्ड थी। ठीक है, शादी सफल नहीं हुई और फिर क्या हुआ कि मैरी शादी के कुछ ही हफ्तों बाद अपने माता पिता के घर वापस चली गए और इसी अलगाव के दौरान मिल्टन ने डिवोर्स के पक्ष में अपने डिवोर्स ट्रैक लिखे थे। ठीक है, फिर बाद में साथ भी आ गए थे और सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक है, थर्ड वाइफ जो है एलिजाबेथ मिंसूल है। इन ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी विच बिगिंस ले असाइड दियर क्राउन्स। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी में कौन सा बींग्स अपनी क्राउन्स उतार देता है, कौन सा बींग्स मतलब कौन सा जीव। ठीक है, तो चेरुबिम एंड सेराफिम, ये नाम याद रखना है, चेरुबिम और सेराफिम।
ये जो है ना ये ओड है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये मिल्टन की अर्ली और फेमस पोइट्री है जो जीसस क्राइस्ट के जन्म यानी कि नेटिविटी की जो जब जन्म हुआ था उस सुबह के बारे में बताती है। ठीक है, पोयम में दिखाया गया कि जैसे ही जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, हेवन में जितने भी एंजल हैं, जो सबसे सुपीरियर ग्रुप है चेरुबिम और सेराफिम, जो हमेशा ईश्वर के सिंहासन के पास रहते हैं उनके चारों तरफ, मतलब उनके दोनों तरफ, तो इस न्यू बॉर्न के सम्मान में अपने अपने जो मुकुट है, अपने जो क्राउन है वो उतार दिए जब इनका जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का। समझ में आया? तो चेरुबिम और सेराफिम ये दोनों ईश्वर का जो सिंहासन है, दोनों बगल ये खड़े रहते हैं। जब इनका जन्म हुआ तो ये दोनों अपने क्राउन को उतार दिए, ऐसा कहा गया है। व्हाट इज द वर्ड्सवर्थ ओनली प्ले? तो द बॉर्डर्स है ना, बॉर्डर्स इनका मात्र एक प्ले है। ठीक है, ये एक ट्रेजेडी है जो उन्होंने आई थिंक उन्होंने 1790 के दशक में फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित होकर लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे इन द प्रिल्यूड विच बुक कंटेन्स स्पॉट्स ऑफ टाइम? तो बुक 12, प्रिल्यूड में उन्होंने स्पॉट्स ऑफ टाइम का जिक्र किया है। तो प्रिल्यूड की किस बुक में? तो बुक 12 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये उनके जीवन का मतलब स्पॉट्स ऑफ द टाइम मतलब जीवन का वो खास पल, जीवन का वो यादें जो अक्सर बचपन की होती है ना, जिन्होंने अपनी कल्पना, अपनी इमेजिनेशन को बहुत ही गहराई से प्रभावित किया है और उन्हें एक पोएट बनाया है। तो इस पलों को, इस मोमेंट को, इन यादों को उन्होंने बुक 12 में करते हैं। हु इज़ द विलन इन द बॉर्डर्स? ओसवाल्ड। तो द बॉर्डर्स में जो विलन है, विलन कौन है? ओसवाल्ड है। ठीक है, बॉर्डर्स में जो वर्ड्सवर्थ का जो एकमात्र एक प्ले है, ओसवाल्ड इस प्ले का मेन विलन है। ठीक है, मेन विलन है और ये बहुत ही चालाक है, दुष्ट है। ठीक है, जो और इस प्ले का ना जो हीरो है मार्मेड्यूक, इस प्ले का हीरो कौन है? मार्मेड्यूक को झूठ बोलकर बहका कर एक इनोसेंट ओल्ड आदमी की हत्या करने के लिए उकसाता है। विच लूसी पोयम बिगिन 3 years सी ग्रू इन सन एंड शावर? तो कौन सी लूसी पोयम है जो 3 years सी ग्रू इन सन एंड शावर से शुरू होती है? तो वो कौन सी पोयम है? ऑब्वियसली टाइटल यही है, लूसी पोयम्स में 5 पोइट्री यानी कि 5 पोयम का एक ग्रुप है जो लूसी नाम की एक लड़की के डेथ पर है और ये क्लियर नहीं है लूसी असल में कौन है। तो ये जो पोयम है 3 years सी ग्रू वाला, सी ग्रू इन सन एंड शावर में, उन्हीं में से, इसी लूसी पोएम में से एक है। इसमें नेचर खुद कहती है कि वो लूसी को 3 साल तक पालेगी और उसे अपना बनाएगी और लास्ट में लूसी की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे एलिजियाक स्टैंजास वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ होम? तो एलिजियाक जो स्टैंजा है ये किसकी याद में लिखी गया था? तो उनके जो भाई थे ना वर्ड्सवर्थ के, जॉन वर्ड्सवर्थ की याद में उन्होंने लिखा था। हु इज़ द हीरोइक बॉय इन द इडियट बॉय? ये चीज़ ध्यान रखना है, इनके जो भाई है ना जॉन वर्ड्सवर्थ, ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ के भाई थे, इनकी डेथ पर इन्होंने था। जॉन जो थे ना, जॉन वर्ड्सवर्थ जो थे, ये जहाज़ के कैप्टन थे और 1805 में इनका जहाज़ डूब गया जिससे इनकी डेथ हो गई। और इस घटना से वर्ड्सवर्थ के जीवन का मतलब वर्ड्सवर्थ के जीवन में वर्ड्सवर्थ को बहुत बड़ा सदमा लगा और इस पोएम में उन्होंने अपने दुख को दिखाया है। हु इज़ द हीरोइक बॉय इन द इडियट बॉय? तो इडियट बॉय में वो हीरोइक लड़का कौन है? इडियट बॉय में, द इडियट बॉय में तो जॉनी नाम रहता है उसका। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या नाम है? जॉनी, जो मानसिक रूप से कैसा होता है? मेंटली डिसेबल होता है। और इसकी जो माँ होती है वो फॉय होती है। ठीक है, इसकी माँ जो है फॉय होती है, जो उसे बीमार पड़ोसन सूजन गेल के लिए डॉक्टर बुलाती है। खैर आगे चलेंगे। हु अकम्पनीड वर्ड्सवर्थ अक्रॉस द एल्प्स? तो आल्प्स पार करते समय, प्रिल्यूड में इन्होंने आल्प्स नाम का जिक्र किया है ना, आल्प्स पर्वत पे जहाँ ये टूर पे गए थे। तो उस समय जब ये आल्प्स पर्वत पार कर रहे थे तो उस समय वर्ड्सवर्थ के साथ कौन था ये पूछा जा रहा है। रॉबर्ट जोन्स थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, रॉबर्ट जोन्स जो थे ना ये वर्ड्सवर्थ के कॉलेज कैम्ब्रिज यानी कि जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो उस समय के ये दोस्त थे। 1790 में वर्ड्सवर्थ और जोन्स ने गर्मी की छुट्टियों में फ्रांस और स्विट्जरलैंड की वॉकिंग टूर पे गए थे ये लोग, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के, यानी कि पैदल यात्रा पर। और इसी यात्रा के दौरान वो आल्प्स पर्वत को पार कर गए। वर्ड्सवर्थ ने अपनी फेमस पोएम द प्रिल्यूड बुक 6 में इन्होंने ये बात कही है। इस रोमांचक अनुभव को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है प्रिल्यूड के। ठीक है, विच सोनेट बिगिंस इस्कॉन नॉट दिस सोनेट? तो कौन सा सोनेट है जो इस्कॉन नॉट दिस सोनेट से शुरू होता है? तो नाम इसका टाइटल भी है इस्कॉन नॉट दिस सोनेट। ठीक है, ये जो लाइन है ना इस्कॉन नॉट दिस सोनेट मतलब 14 लाइन की पोएम है। इसका मतलब है कि इसे घृणा मत करो, इस पोएम में मतलब नफरत मत करो,
इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने सोनेट लिखने की कला का डिफेंड किया है कि सोनेट लिखना भी एक कला है, इसको उन्होंने डिफेंड किया। वो कहते हैं कि शेक्सपियर और मिल्टन जैसे महान पोएट्स ने भी सोनेट का यूज़ करके अपने इमोशन को बताया है, इसलिए सोनेट से नफरत मत करो। उन क्रिटिक्स को कहा है जो नफरत करते थे। विच पैम्फलेट डिनाउंसेस अ ब्रिटिश ट्रीटी विद पुर्तगाल, तो कौन सा पैम्फलेट है जो पुर्तगाल के साथ हुई एक ब्रिटिश ट्रीटी की निंदा करता है, तो कंसर्निंग द कन्वेंशन ऑफ सिंट्रा। नेक्स्ट पे आएंगे इन द थॉर्न व्हाट मार्क्स मार्था रेज ट्रेजेडी, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द थॉर्न में जो मार्था रे की ट्रेजेडी का प्रतीक क्या है, तो यहाँ पे अ मॉसी माउंड एंड स्टंटेड थॉर्न, ये ध्यान रखना है। मतलब थॉर्न में क्या होता है, थॉर्न में एक थॉर्न मतलब क्या होता है, कांटेदार झाड़ी। ये एक पोयम है जिसमें एक औरत है जिसका नाम है मार्था रे, उसी की कहानी है जिसे उसके प्रेमी ने छोड़ दिया है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोरी वो अपने इलेजिटिमेट बच्चे को जन्म देती है और उसे शायद मार देती है। तो पोएम में बताया गया कि जिस जगह ये ट्रेजेडी हुई वहाँ केवल अब 2 निशान बचे हुए हैं। क्या बचा हुआ है, एक मॉस बचा हुआ है, मॉस मतलब काई लगा हुआ है, और मिट्टी का एक मौंड है, ठीक है, मिट्टी का मौंड मतलब टीला होता है, ठीक है, मिट्टी का एक मौंड है, माना जाता है कि ये बच्चे की कब्र है, और पास में उगी हुई एक छोटी सी मुड़ी तुड़ी मतलब एक स्टंटेड थॉर्न है, यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, हु आर द 3 मेन स्पीकर्स इन द एक्सकर्जन, तो यहाँ पे एक्सकर्जन में 3 मुख्य स्पीकर हैं, कौन कौन से हैं बताना है। पहला पोएट है, दूसरा वॉन्डेड है, तीसरा सॉलिटरी है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे पोएम रिटन एज अ ट्रिब्यूट टू लॉर्ड नेल्सन, ओके, ठीक है, तो पोएट वॉन्डेड एंड सॉलिटरी, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये जो एक्सकर्जन है ना, एक्सकर्जन मतलब सैर करना, भ्रमण करना, तो ये एक लॉन्ग फिलोसफिकल पोएम है। इसमें मेनली अगर देखा जाए तो 3 कैरेक्टर के बीच कॉन्वर्सेशन होता है। पोएट जो खुद वर्ड्सवर्थ हैं, वॉन्डेड जो कि एक घुमक्कड़ फेरी वाला है, एक ओल्ड मैन बहुत ही विटी पर्सन है जो नेचर से प्रेम करता है, तीसरा है सॉलिटरी यानी कि जो एकांतवासी, ये अकेला निराश पर्सन है जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो फेलियर है उसके बाद की दुनिया से ये उम्मीदें खो दिया है। द पोएम रिटन एज अ ट्रिब्यूट टू लॉर्ड नेल्सन, तो लॉर्ड नेल्सन को ट्रिब्यूट के रूप में लिखी गई कौन सी पोएम है, तो कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर, ये ध्यान रखना है, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। ये ब्रिटेन के एक महान नौसेना एडमिरल थे जो 1805 में ट्रफलगर, ठीक है, ट्रफलगर की एक लड़ाई में मारे गए थे। तो वर्ड्सवर्थ ने इस पोएट्री में कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर का मतलब एक हैप्पी योद्धा का कैरेक्टर दिखाया गया। उनकी डेथ के तुरंत बाद उन्होंने लिखा था, ट्रिब्यूट दिया था। अ सिंपल चाइल्ड विच पोएम, एक सिंपल चाइल्ड, एक भोली भाली बच्ची, कौन सी पोएम है, तो वी आर 7 है, वी आर 7, ठीक है। ये एक लिरिकल बैलेट्स की सबसे फेमस पोइट्रीज में से एक है, वी आर 7 लिरिकल बैलेट्स में ये शामिल है, ठीक है। अ सिंपल चाइल्ड यानी कि एक भोली भाली बच्ची, इन्हीं लाइनों से शुरू होती है ये पोएम, अ सिंपल चाइल्ड। इसमें जो पोएट है ना, पोएट की मुलाकात एक छोटी एक पेस्टरल लड़की से होती है। तो पोएट उससे पूछते हैं कि वो कितने भाई बहन हैं, तो वो कहती है कि वी आर 7, हम 7 हैं, और वो अपने दो भाई बहनों को भी गिनती हैं जो मर चुके हैं, जिनकी कब्रें पास में ही हैं। तो ये पोएम दिखाती है कि डेथ के बारे में एक बच्चे की मासूम समझ को भी दिखाता है। पोएम वेयर वर्ड्सवर्थ कॉन्वर्स विद प्रोटिसेलियस घोस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है कि वह पोएम कौन सी है जिसमें वर्ड्सवर्थ प्रोटिसिलास के घोस्ट के बारे में बात करते हैं, तो भाई लॉडेमिया है। इसका भी एक दो जो लाइनें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है लॉडेमिया, ठीक है। तो लॉडेमिया जो है ना ये ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड है, जो ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड एक पोएम है, एक ग्रीक पौराणिक पोएम है। तो प्रोटिसिलास जो होती है ना, प्रोटिसिलास ट्रोजन वॉर की, ये जो है ना लॉडेमिया ये ट्रोजन वॉर पर बेस्ड है, ये भी ध्यान रखना है। और प्रोटिसिलास जो है ना ये ट्रोजन वॉर में मारा जाने वाला पहला ग्रीक योद्धा था। उसकी पत्नी जो थी ना लॉडेमिया, उसके गम में पागल हो जाती है और देवताओं से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पति की घोस्ट को, उसके पति के आत्मा को कुछ घंटों के लिए वापस भेज दे, और देवता जो रहते हैं ना उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं, वो आ भी जाता है। तो ये ध्यान रखना है। हार्ट लीप वेल कंट्रास्ट द शेफर्ड स्टोरी विद व्हाट, तो हार्ट लीप वेल में जो शेफर्ड की कहानी की तुलना किससे की गई है, तो मोनूमेंट के आवाज़ से की गई है। नेक्स्ट पे आएंगे इन पीटर बेल व्हाट एनिमल रिफॉर्म द हीरो, तो पीटर बेल में अगर बात करेंगे कौन सा जानवर है जो हीरो में रिफॉर्म लाता है यानी कि सुधार लाता है, तो डंकी,
ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे ऑल्टरनेट टाइटल ऑफ रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस का ऑल्टरनेट टाइटल क्या है? द लीच गैदरर। ये नाम याद रखना है और इसी में इन्होंने 2 पोएट्स के बारे में जिक्र भी किया है, मेंशन किया है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच सोनेट लेमेंट द फॉल ऑफ वेनिस। तो कौन सा सोनेट है जो वेनिस के फॉल पर एक लेमेंट्स करता है? तो ऑन द एक्सटिंक्शन ऑफ द वेनेशियन रिपब्लिक। नेक्स्ट पे आएंगे, सारा मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, इसके बारे में बताया है, मतलब इसी फैक्ट में आया था कितनी बार तो बताया है। विच लिरिकल बैलेट्स पोएम टेल्स ऑफ अबेंडेंट वीमेन सफरिंग। तो कौन सा मतलब लिरिकल बैलेट्स की कौन सी पोएम जो एक अबेंडेंट महिला की दुख को दिखाता है? तो द कंप्लेंट ऑफ फॉरशिकन इंडियन वुमन। वॉट पोएम रिकाउंट द राइजिंग ऑफ द नॉर्थ 1569। तो कौन सी पोएम है जो राइजिंग ऑफ द नॉर्थ यानी कि 1569 की घटना को दिखाता है? द वाइट डो ऑफ रेलिस्टोन। ये ध्यान रखना, द वाइट डो ऑफ रेलिस्टोन। रेलिस्टोन का मतलब होता है हिरन। ये एक लॉन्ग पोएम है और ये 1569 में एक हिस्टोरिकल घटना राइजिंग ऑफ द नॉर्थ पर बेस्ड है। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो उत्तरी जो इंग्लैंड के कैथोलिक है ना, कैथोलिक जो रईस लोग हैं, उनके द्वारा प्रोटेस्टेंट रानी एलिजाबेथ के खिलाफ किया गया एक असफल विद्रोह था। ठीक है, तो पोएम में रेलिस्टोन के नॉर्टन परिवार की एक ट्रेजिक स्टोरी है जो इस विद्रोह में बर्बाद हो जाते हैं। हाउ मेनी पोएम डिड कॉलरिज कॉन्ट्रीब्यूट टू लिरिकल बैलेट 1798। तो 1798 में कॉलरिज की कितनी पोएम्स थी, कितनी पोएम का उन्होंने योगदान दिया था? तो 4 पोएम्स, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए, इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था उसमें टोटल 23 पोएम्स थे, जिसमें 19 वर्ड्सवर्थ की थी, 4 कॉलरिज की थी। कॉलरिज की जो सबसे पहली सबसे फेमस पोइट्री थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इसी कलेक्शन में पहली पोइट्री के रूप में छपा था। विच सोनेट बिगिंस नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। तो कौन सा सोनेट है जो नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट नैरो रूम से शुरू होती है? तो नन्स फ्रेट नॉट, इसी लाइन से ये शुरू होती है ये पोएम। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये लाइनें। नन मतलब क्या होता है? नन अपने मठ यानी कि अपने कॉन्वेंट के तंग कमरे में या नैरो रूम में परेशान नहीं होती है। ठीक है, इन ओड टू ड्यूटी व्हाट इज ड्यूटी कॉल्ड। ओड टू ड्यूटी में जो ड्यूटी को क्या कहा जाता है? ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। नेक्स्ट पे आएंगे, हु एडिटेड पब्लिश द प्रील्यूड 1805। तो मैरी वर्ड्सवर्थ है ना, मैरी हचिंसन। तो प्रील्यूड जो 1850 में आया था, उसको एडिट किसने किया, उसको पब्लिश किसने करवाया? तो वर्ड्सवर्थ की सबसे महान ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी जिसे वे जीवन भर लिखते रहे, सुधारते रहे, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने इसे अपने लाइफ टाइम में कभी पब्लिश नहीं करवाया। 1850 में इनकी डेथ के कुछ महीनों बाद इनकी पत्नी थी मैरी हचिंसन यानी कि मैरी वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को एडिट किया और पहली बार इसे पब्लिश करवाया। तो पोएम का जो टाइटल है द प्रील्यूड भी मैरी ने ही दिया था। जब वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा था ना, तो पोम टू कॉलरिज टाइटल लिखा था, यानी कि ये जो पोएम है टाइटल को एड्रेस है। ठीक है, ध्यान रखना, पोएम टू कॉलरिज जो वर्ड्सवर्थ ने इसे लिखा था। लेकिन बाद में जब ये 1850 में पब्लिश हुआ ना, तो मैरी ने इसका टाइटल द प्रील्यूड रख दिया। समझ में आया? और ये प्रील्यूड जो है ना, ये एस.टी. कॉलरिज को ही एड्रेस है और इसी के रिस्पॉन्स में एस.टी. कॉलरिज ने भी लिखा था टू विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसमें वो लाइन है ना, एन एवर इंड्यूरिंग मैन। नेक्स्ट पे आएंगे, इन द प्रील्यूड वेयर डज द स्टोलन बोट एपिसोड अकर। तो द प्रील्यूड में चोरी की नाव यानी कि उन्होंने एक स्टोलन बोट की घटना भी बताई है प्रील्यूड में। तो ये घटना कहाँ घटती है? तो अल्स वाटर में घटती है। प्रील्यूड बुक फर्स्ट में, ठीक है, बुक फर्स्ट में इन्होंने स्टोलन बोट की घटना के बारे में बताते हैं। ये वर्ड्सवर्थ की बचपन की सबसे फेमस घटनाओं में से एक है। ठीक है, जिसने उन्हें नेचर की शक्ति का एहसास दिलाया। तो एक शाम था, उन्होंने अल्स वाटर जो इंग्लैंड का, ये जो अल्स वाटर है ना, ये इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट की एक झील है। इसके किनारे बधी एक नाव चुराई थी वर्ड्सवर्थ ने। इसके किनारे नाव बधी थी तो वर्ड्सवर्थ ने उस नाव को चुरा लिया था और उसे झील में ले गए। जैसे ही वो नाव चला रहे थे तो उन्हें लगा कि सामने वाली एक विशाल चोटी, एक पीक उनका पीछा कर रही है, जिससे वे डर गए और नाव वापस रखाएं। तो इस घटना ने उन पर काफ़ी प्रभाव डाला था। इनको लगा कि नेचर वाकई में देख रही है इनको और डांट रही है कि तुमने क्यों चुराया ये चीज़ें। तो समझ में? चलिए, तो यहीं पे था, बस इतना ही था। इसमें भी हमने कर लिया, कहाँ तक किया? चलो 1000 हो गया है, नहीं अभी नहीं हुआ है। हाँ, 910 हो गया है। अब नेक्स्ट फैक्ट पे आएंगे हम, 911 से देखेंगे कैसा लगा।
अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैंने इसमें समझाने की भी कोशिश की है, इसलिए वीडियो लेंदी हो जाती है। और ऐसे मज़ा नहीं आता ना कि हम फैक्ट पढ़ते चले जाएं, आपको थोड़ा थोड़ा रिकॉल कराना भी तो ज़रूरी है ना। रिकॉल नहीं कराएंगे फिर कैसे चीज़ों को रखोगे दिमाग में, लाइनें थोड़ी ना रख लोगे, है ना। रिकॉल जब हो जाएगा तो चीज़ें भी आपको क्लियर होती जाएंगी। हाँ, मैम ने ये स्टूडेंट बोर्ड बताया था, तो मैम ने स्टूडेंट बोर्ड के बारे में क्या बताया था, ये चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए, है ना, इसलिए रिकॉल कराया जाता है। खैर, इसको फास्ट फॉरवर्ड में आप देख लीजिएगा, देखना है वो आप कैसे भी देख सकते हो, लेकिन देखना ज़रूर, काफ़ी नॉलेज हो जाता है ना, हमारे नॉलेज को ज़्यादा इंक्रीज करता है। कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड फीडबैक मस्ट है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक, फीडबैक, लाइक, सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ कर दीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।